आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में आपको जबरदस्त बनते हुए दिख रहा है। तेजी का चौका लग चुका है बाजार में। आज 3 दिनों के बाद हल्का सा ओपनिंग पर डिप आया था और उस डिप पर जबरदस्त खरीदारी का मौका मिला है, क्योंकि वहां से जो खरीदारी आई है वहां से बाजार ने वापस आपको लौटते हुए नहीं देखा है। नए रिकॉर्ड्स आपको फिर से बनते हुए दिख रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कुछ अहम लेवल्स को बाजार ने क्रॉस किया है, कुछ और अहम लेवल्स बाजार क्रॉस करने की तैयारी में है। मिड कैप स्मॉल कैप में आज हल्की नरमी है, स्पेशली मिड कैप इंडेक्स में, बट वैसे बाजार का रुझान आपको शानदार बनते हुए दिख रहा है। बड़ी तेजी आपको आती हुई दिख रही है स्क्रीन पर। इस समय अगर आप देखेंगे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन बना हुआ है, सेक्टोरली भी बढ़िया पार्टिसिपेशन आ रहा है। बैंक्स की तरफ से एक बार फिर से लीडरशिप लौटती हुई दिख रही है, स्पेशली पीएसयू बैंक्स, यहां पर तगड़ी खरीदारी आ रही है। एनबीएफसी तो जबरदस्त फॉर्म में है ही, और बजाज फाइनेंस के जबरदस्त अपडेट के बाद और बढ़िया खरीदारी वहां पर आ रही है। आज आईटी का अच्छा सहारा मिल रहा है, अच्छा योगदान आईटी की तरफ से आ रहा है। कंज्यूमर स्टॉक्स भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। थोड़े टेलीकॉम स्टॉक्स में एक्शन है। मेटल्स, फार्मा, एफएमसीजी की तरफ से भी आपको सहारा मिल रहा है। रियल एस्टेट में भी हल्की फुल्की खरीदारी हो रही है। थोड़ा कमोडिटी स्टॉक्स में हल्का सा प्रेशर है। ऑटो स्टॉक्स में आपको मामूली सी गिरावट दिख रही है, बट अदरवाइज पूरा बाजार बढ़िया मूड माहौल में इस समय ट्रेड कर रहा है। और तेजी की नई जो छलांग आई है वो एनबीएफसीज में आती हुई दिख रही है। बजाज फाइनेंस, जबरदस्त अपडेट इसकी तरफ से आया है। 7% उछल रहा है बजाज फाइनेंस। 5.5% की तेजी आपको बजाज फिनसर्व में दिख रही है। एचडीएफसी बैंक एक बार फिर से आपको एक्शन में दिखेंगे ये काउंटर्स। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प, जो हार्ले के साथ इन्होंने नई बाइक लॉन्च करी है, उसका फायदा इन्हें मिल रहा है। एसबीआई पर आप रखिए नजर, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों पर रखिए नजर, और फिर आईटी दिग्गज भी एक्शन में आ रहे हैं। टीसीएस, इन्फी, विप्रो, इन सभी में आपको अच्छी खरीदारी दिख रही है। टेक महिंद्रा तो आईटी को लीड कर रहा है आज 2% की तेजी के साथ। तो जबरदस्त मोमेंटम यहां से आ रहा है। थोड़ा आइशर कंपटीशन बढ़ने की वजह से गिर रहा है 6.25% नीचे। और थोड़ा टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल पर आज दबाव है, क्योंकि जियो की तरफ से नया जियो फोन आ रहा है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी जियो में तो डिस्ट्रप्शन कर रहा है, बट आज स्टॉक थोड़ा कमजोर है, करीब 1% आपको नीचे दिखेगा। तो ये 2-3 स्टॉक्स हैं बड़े वाले जो कमजोर हैं। अदरवाइज पूरा बाजार आपको बढ़िया मूड माहौल में दिख रहा है। तो आने वाला 1.5 घंटा भी इतना ही एक्शन पैक्ट रहने वाला है। किन और अहम लेवल्स की तरफ बाजार की नजर है और आज की क्लोजिंग कहां पर होगी, इस पर भी रखनी है हमें नजर। आइए, उससे पहले हमारी टीम है तैयार आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के, और साथ ही आज की इंपॉर्टेंट खबरें भी। कुशल, अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स के लिहाज से आज जीनस पावर इंफ्रा ये फोकस में रहेगा। बोर्ड मीटिंग होने वाली है डिविडेंड को लेकर। साथ ही पीकेएच वेंचर्स, ये आईपीओ आज बंद होता हुआ भी दिखेगा। 30 जून को ये खुला था। और बाजारों के लिहाज से यूएस के बाजार आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बंद रहने वाले हैं। जहां तक कल का सवाल है, हैट्सन एग्रो पर फोकस करिए। यहाँ पर बोर्ड बैठक में जो विंड मिल डिवीजन है इनका, उसके सभी एसेट्स को स्लम सेल के जरिए बेचने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। साथ ही सोलारा एक्टिव फार्मा, यहाँ पर राइट्स इशू को लेकर बोर्ड बैठक है। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज पर नजर रखिए। जो पुणे लैंड है वहां पर कुछ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ इन्होंने मीटिंग बुलाई है। उदयपुर सीमेंट वर्क्स, राइट्स इशू, इसका भी बंद हो जाएगा कल के दिन में। साथ ही मारुति सुजुकी इन्विक्टो, जो उनकी एमपीवी है, वो लॉन्च करती हुई दिखेगी। और साथ ही बजाज ट्रायम्फ की जो स्क्रैम्बलर है वो लॉन्च होती हुई नजर आएगी। इसकी कल प्राइसिंग भी आएगी। आईपीओ के लिहाज से आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज, इसकी आईपीओ अलॉटमेंट होने वाली है। सायन डीएलएम के भी आईपीओ अलॉटमेंट कल के दिन में ही होगी। एम्फेसिस, यहाँ पर जो फाइनल डिविडेंड दिया था वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। साथ ही बंसाली इंजीनियरिंग, इसके जो बोनस इशू इन्होंने जारी किए थे वो एक्स डेट ट्रेड करता हुआ दिखेगा ये काउंटर भी। फेड के मिनट्स भी जारी होंगे। और साथ ही जो ईसीबी की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है उस पर भी फोकस रखिए। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ये भी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक 6 जुलाई गुरुवार का सवाल है, कैश सेगमेंट से जो पहली तिमाही के नंबर्स हैं जीएम ब्रेवरीज के रूप में आते हुए दिखेंगे। साथ ही एनसीएलटी की हियरिंग भी होने वाली है जी और सोनी के मर्जर को लेकर। बीएससी के शेयर बायबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। अदानी ग्रीन एनर्जी पर भी नजर रखिए। पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। और साथ ही सेनको गोल्ड, इसका आईपीओ भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस रखिए। 4 जुलाई को जो खुला था 6 जुलाई तक चलेगा। तो चलिए, ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जहाँ पर रखनी है नजर। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं आज की इंपॉर्टेंट खबरें कौन सी हैं। जी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले अगर आप बात करें आईपीओ अपडेट्स में, जिसमें पीकेएच वेंचर्स, जिनका आज आखिरी दिन चल रहा है, अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें लगभग 48% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 74% है और क्यूआईबी का अगर आप देखें 11% और एनआईएस लगभग पूरा जो है वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। सेनको गोल्ड, जिनका आज पहला दिन है, अभी तक अगर आप देखें ओवरऑल सब्सक्रिप्शन लगभग 32% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें
20% और रिटेल का हिस्सा 56% के आसपास जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों में सबसे पहले जाइडस लाइफ साइंस, यहाँ पर यूएस एफडीए से एक दवा को अंतिम मंजूरी जो है वो मिलती हुई दिखी है और इस दवा का जो उपयोग है वो मिर्गी के इलाज में इस दवा का उपयोग किया जाता है। और अगर आप यूएस में अगर आप इसका सालाना कारोबार देखेंगे तो $10.5 करोड़ के आसपास का है। एचपीएल इलेक्ट्रिक स्मार्ट मीटर के लिए इनको 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। एनबीसीसी, यहाँ पर भी अगर आप देखें कंपनी को हाउसिंग रीडेवलपमेंट के लिए लगभग 262 करोड़ के ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। उसी के साथ साथ खबर ये भी आई है कि उन्होंने करेंसी नोट प्रेस नासिक के साथ एमओयू किया है। एमओयू किस लिए किया है? क्योंकि ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े इंफ्रा कार्यों के लिए जो है कंपनी एमओयू करती हुई दिखी है। और कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें मिंडा कॉप लगभग 8.5 लाख शेयर्स, वरुण बेवरेजेस 10 लाख, आईडीएफसी 95 लाख, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 28 लाख, मैक्रोटेक डेवलपर्स 15 लाख, पीएनबी 30 लाख, क्रॉम्पटन ग्रीव्स 13 लाख और नाइका लगभग 47 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये हैं ढेर सारी खबरें जिनके दम पर आज है आपके लिए भरपूर एक्शन। तो बढ़िया एक्शन बन रहा है। अनिल जी, एक बार इस एक्शन पर आपकी भी राय लेनी है। सुबह आपने कहा था कि आज शायद एक आपको डिप मिल सकता है, बट पहले सपोर्ट इंपॉर्टेंट भी नहीं, पहले सपोर्ट पर ही आपको खरीदारी पहले करनी डिप पर ही। पहले डिप पर करनी है। और वो देखिए सर, पहला डिप 19,300 से ये निफ्टी घूम गया, 45,000 से बैंक निफ्टी घूम गया और फिर वहां से दोबारा वापस नहीं देखा। वहां से फिर वन वे अप मूव आई है सर, नए रिकॉर्ड्स की तरफ। राइटली सो, राइटली सो, बिल्कुल ठीक है। मार्केट एकदम परफेक्ट है दीप। और आई थिंक एक अच्छी चीज़ है कि जो हल्के फुल्के करेक्शन की ज़रूरत थी वो आया भी, लाल निशान आपको दिखा भी। दूसरा है कि ऊपर की तरफ भी अब बढ़ने की स्पीड थोड़ी धीमी हुई है, विच इज़ गुड। 45,655 का हाई आप बना चुके हैं बैंक निफ्टी पर, 19,435 का हाई बना चुके हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एकदम ठीक है मार्केट और बाय एंड डिप्स का मार्केट है, कहीं कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 45,000, 15,000, 19,300 ये अब आप आज के जो लो लेवल हैं दोनों, वो दिन के ट्रेडर्स के लिए आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेंगे। उसके नीचे जाएगा नहीं, ये कॉन्फिडेंस आप रख सकते हैं। तो जितना 19,300, 325 के आसपास मिले, 350 के आसपास मिले, वहाँ एंट्री आपको करनी है। और 45,350 इसके आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है वापस से यहाँ से 150 पॉइंट नीचे और यहाँ से 75 पॉइंट नीचे निफ्टी, तो वहाँ पर आपको खरीदारी करने का मौका ढूंढना चाहिए। सिंपल, गॉट इट। वापस से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। लॉन्ग पोजीशन है तो ट्रेल करते चलें और होल्ड करें, ये आपके लिए रहेगा ठीक है, एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है सर। आइए करते हैं स्वागत सभी मेहमानों का। बंसल जी तैयार है हमारे साथ, सुमित जी तैयार है, गुप्ता साहब तैयार है और साथ ही साथ वागले साहब भी तैयार है। तो सबसे पहले वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। वागले साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मैंने दीपांशु को कहते हुए सुना आईटी में स्ट्रेंथ है और मेरे रडार पर आईटी का ही स्टॉक आया है। टेक महिंद्रा में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है। मल्टीपल वीकली टॉप्स अराउंड 1145, 1150 ये रेंज में से ये निकला है। मुझे लगता है कम से कम 30 रुपए की मूव इसमें आनी चाहिए आज और कल में या 2 से 3 दिनों में। मेरा पहला टारगेट रहेगा 1185 और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1144 का, जो कि 8 से 10 रुपए नीचे है। और अगर ये होल्ड कर गया तो ये 1220, 1240 तक भी जा सकता है। ये पोजिशनल व्यू है 3 से 4 दिनों का। ओके, तो टेक महिंद्रा पर रखें नजर, इस पर एक्शन आ रहा है। बाकी आईटी स्टॉक्स को ये लीड भी आज कर ही रहा है, अच्छी मूव आ रही है। बट टीसीएस, इन्फी, इन पर भी आप रखें नजर क्योंकि ये भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। आज सुबह हिमांशु जी की तरफ से टीसीएस पर 3300 की कॉल खरीदने की भी राय आई थी, वो स्टॉक भी आपको अच्छे मोमेंटम में दिख ही रहा है। हिमांशु जी, कोई अपडेट टीसीएस पर? फ्यूचर्स में 3310 के आसपास ट्रेड कर रहा है सर। गुड आफ्टरनून टू यू दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन। दीप देखिए, आईटी में फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एक स्लगिश बिहेवियर देखने को मिला था, जहां पर सिर्फ टीसीएस की तरफ से ही मूव देखने को मिली थी। लेकिन पिछले आधे घंटे में अक्रॉस पूरे सेक्टर में ही अगर आप देखें, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, इवन एचसीएल टेक, इसमें भी खरीदारी बनते हुए नजर आई है। मेरा मानना है कि टीसीएस की जो आज मोमेंटम है वो फर्दर बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 1 से 2 दिनों में, तो तेजी की पोजीशन में बने रहें। मुझे ऐसा लगता है कि 3350, 3380 रुपए तक का मूव टीसीएस में आने वाले 1 से 2 दिनों में बनता हुआ नजर आ सकता है। तो टीसीएस में आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। आईटी तो मूव कर रहा है, चुनिंदा एफएमसीजी में एक्शन है और चुनिंदा फार्मा में भी एक्शन आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को रेडार पर रखिए, इस पर अभी अभी आपको एक मूव बनती हुई दिखी है। लुपिन में भी
हल्की एक मूव आपको बनती हुई दिख रही है। तो थोड़ा फार्मा भी मोमेंटम में आ रहा है, इनफैक्ट डेज हाई पर रेडीज इस समय ट्रेड कर रहा है, लुपिन भी थोड़ा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं यहाँ से कैसी मूव्स बनेंगी। बट बैंक्स और बैंक्स यहीं पर पूरा फोकस है, और कुछ और बैंक्स जहाँ पर मूव आई है, पीएसयू बैंक से सुबह से बजिंग है ही। फेडरल बैंक को भी देख लीजिए, यहाँ पर भी एक्शन बन रहा है, 3.5% ऊपर इस समय फेडरल बैंक आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा। एक बार बंसल जी से फेडरल बैंक की भी राय ले लेते हैं। बंसल जी, गुड आफ्टरनून सर। फेडरल बैंक जरा देखें, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, सुबह के बाद जो मूव आई है उसके बाद सारे लेवल्स इसने होल्ड करे हैं सर। दीपांशु, बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ये नतीजों के बाद ये 5 मई को स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और धीरे धीरे करके गिर रहा था, और एक आज बड़ा वाला रिवर्सल देखने को मिला है। 128 129 के लेवल्स को इसने तोड़ा है। तो जिनके पास है दीपांशु, क्लियरली होल्ड की राय है, टेक्निकली रिवर्सल है, बाय एंड होल्ड का कैंडिडेट है। और करेक्शन में अगर स्टॉक 129 130 के अराउंड मिल जाए तो अच्छे स्तर है, उन स्तरों के अराउंड खरीदारी की भी राय रहेगी फेडरल बैंक में। ओके, तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक, जहां पर आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। बट कैश स्टॉक्स पर रखिए नजर, और कुछ कैश स्टॉक्स में तो जबरदस्त ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, सुमित जी जरा इसको देखिए, जबरदस्त मूव आई है, 13.5% ऊपर है। वैसे भी ये काफी अच्छे मोमेंटम में रहा है, हॉस्पिटल स्टॉक्स भी अच्छे मोमेंटम में रहा है, बट इस पर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव आ रही है सर। क्या चल रहा है इस चार्ट में? दीपांशु, बहुत बढ़िया मूव देखने को मिल रहा है, और पिछले 10 से 15 दिनों के हाई एक ही दिन में ब्रेक कर रहा है। तो फ्रेश बाय तो अब बनेगा नहीं। स्टॉक के अंदर जिन्होंने ले रखा है वो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करें, प्रॉफिट्स को एंजॉय करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका बनेगा ऊपर में 310 315 के पास में, 310 315 अभी इसका इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। ऊपर में 330 का लेवल टूटने के बाद 350 तक का मूव, एक्सटेंडेड मूव स्टॉक के अंदर ऊपर में देखने को मिल सकता है। फ्रेश खरीदारी डिप में ही करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। तो यह है आपके लिए एस्टर डीएम हेल्थ केयर, जहां पर आप रखिए नजर, बढ़िया मूव आ रही है। नवीन फ्लोरिन, इस पर भी आपको मूव आती हुई दिख रही है। आई थिंक कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है जिसकी कमेंट्री पर बाजार काफी पॉजिटिव हो रहा है, और स्टॉक में भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। वागले साहब, एक बार नवीन फ्लोरिन देखिए, सेकेंड हाफ से जो ब्रेकआउट आया है उसके बाद स्टॉक नीचे नहीं आया है, 2% की गेन पर। दीपांशु, ये हाई मोमेंटम स्टॉक है और यहाँ पर एंट्री की जा सकती है। पिछले लगभग 2 घंटों से इसने एक मल्टीपल टॉप्स के ऊपर जो कि 4530 को ब्रेक किया है, ये लगभग 12 साढ़े 12 बजे हुआ, और उसके बाद ये सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे 4570 4560 के आसपास। आपका स्टॉप लॉस 4520 के आसपास होना चाहिए। मेरा मानना है 4650 से 4700 के लेवल्स तक आपको कल के दिन में दिखाई दे सकता है। इतना मोमेंटम है, और ये जो प्राइस मूव है ये वॉल्यूम के साथ है। ओके, तो ये है आपके लिए नवीन फ्लोरिन पर राय। स्टॉक में जबरदस्त एक्शन पिछले कुछ मिनटों में बनता हुआ, एक्शन के लिए तैयार है। एक और स्टॉक किस तरफ, तेजी या मंदी की तरफ, और स्टॉक कौन सा है, लेवल्स कौन सा है, ये सब बताएंगे सुमित जी बिगुल के बाद। सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक सेल कॉल मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 386, 386, 385.75। ये स्टॉक का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल के अंदर सेलिंग प्रेशर है। लास्ट 3 दिनों से मार्केट रोज ऊपर का मूव दिखा रहा है, लेकिन इंडियन होटल में हर रोज लास्ट 3 दिनों से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज का भी एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, और लास्ट 3 से 4 दिनों के लो पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडियन होटल में यहां से सेलिंग प्रेशर करेक्शन देखने को मिलेगा। 10 से 15 रुपए का फॉल यहां से नीचे में देखने को मिल सकता है। 375 370 ये लेवल इंडियन होटल में नीचे में देखने को मिल सकते हैं। इंडियन होटल में जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन रहा है 394 395 का बन रहा है। 395 के स्टॉप लॉस से इंडियन होटल में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट बनेगा 375 का, दूसरा टारगेट बनेगा 370 का। बिकवाली करें इंडियन होटल। इंडियन होटल्स ये है वो स्टॉक जहां पर बिकवाली करने की राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। तो सुमित जी और ने सुबह आरती इंडस्ट्रीज बोला था वी इंडियन होटल, तो आज का दूसरा शॉर्ट कॉल है। चलिए बहुत बढ़िया। आइए इस बीच में टेलीकॉम सेक्टर आज है फोकस में। इस सेक्टर से जुड़ी 2 बड़ी खबरें हैं, और दोनों ही खबरें हैं कुशल के पास। कुशल बताइए सेक्टर क्यों सुर्खियों में है और क्या कुछ डेवलपमेंट है इस सेक्टर को लेकर। बिल्कुल सर, तो सेक्टर जो सुर्खियों में है, सबसे पहला तो यही कि रिलायंस की तरफ से जो एक फ़ोन लॉन्च हुआ है जियो भारत, वो 999 रुपये में 4G इनेबल्ड फ़ोन है। तो 999 में? हाँ, मतलब जिसमें
4G मतलब स्मार्टफोन होगा या नॉर्मल फोन? नॉर्मल फोन ही दिख रहा नॉर्मल है, फोन, लेकिन कनेक्शन 4G बट होगा। कनेक्शन 4G होगा। उसमें जियो सिनेमा है, जियो सावन है और साथ ही जियो पे भी है। हाँ, तो मतलब फिर तो स्मार्टफोन ही हुआ ना। Kind of, तो हाँ। जियो सिनेमा कैसे देखोगे? हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, करेक्ट। तो Yes. 4,000 रुपये में? 1000 रुपये में। हाँ, अच्छा। तो अब इसमें इनका थॉट ये है कि जो 2G यूज करने वाली ओवरऑल पॉपुलेशन है इंडिया में, करीबन 25 करोड़ लोग अभी भी जो 2G इनेबल्ड फीचर फोन्स हैं उसको यूज करते हैं। तो उसको स्विच करना है इनको 4G पर, वो 2G मुक्त करना चाहते हैं इंडिया को, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। अब 7 जुलाई से करीबन 10 लाख बीटा फोन्स के साथ ये ट्रायल शुरू करने वाले हैं। इससे इम्पैक्ट किस पर होगा, आपको फोकस इस पर करना है। एक तो भारती एयरटेल है जिसके करीबन 10 करोड़ ऐसे 2G सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसा अनुमान है। साथ ही वोडाफोन आइडिया 13 से 14 करोड़, इनके भी 2G सब्सक्राइबर्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी जो मौजूदा सब्सक्राइबर बेस है वोडाफोन आइडिया का करीबन 23.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स का है। उसके मुकाबले अगर 13 से 14 करोड़ सब्सक्राइबर जो रिलायंस जियो का मूव है, ये जियो भारत लाने के बाद अगर ये ऐसा शिफ्ट या स्विच कर जाते हैं तो बड़ा इंपैक्ट सब्सक्राइबर बेस पर वोडाफोन आइडिया के हो सकता है, जो कि लगातार पिछले 25 महीनों से सब्सक्राइबर काउंट इनके घटते हुए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है वोडाफोन आइडिया के हिसाब से। साथ ही भारती एयरटेल भी आप देखिए 10 करोड़ कोई छोटी सब्सक्राइबर बेस नहीं होती है, जो कि 2G के लिहाज से ये ऑलरेडी कर रहे हैं अपने एंड पर। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो जो प्लान्स रिलायंस लेकर आ रही है वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। 123 रुपये प्रति महीने में 14 GB डेटा दे रहे हैं, जो कि अन्य ऑपरेटर्स ये सिमिलर बेस पर 179 रुपीज़ पर मंथ चार्ज कर रहे हैं और 2 GB का प्लान इनका है। तो 7 गुना एक्स्ट्रा आपको GB जो डेटा है वो मिल रहा है और साथ ही प्राइस भी ओवरऑल पर मंथ के हिसाब से कम आ रही है। तो काफ़ी अग्रेसिव प्राइसिंग के साथ जो फ़ोन इन्होंने लॉन्च किया है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रह सकता है रिलायंस के लिए। पर दूसरी तरफ देखना है आपको जो सब्सक्राइबर काउंट है भारती एयरटेल और वोडाफोन का, वो इस मूव के बाद कितना घट सकता है। इम्पैक्ट आएगा दोनों पर? इम्पैक्ट आएगा। वोडाफोन पर ज्यादा है, एयरटेल पर ज्यादा? वोडाफोन पर ज्यादा, बिकॉज ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस भी इनके काफी कम है जहां तक भारती एयरटेल और रिलायंस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और 2G बेस ज्यादा है? और 2G बेस ज्यादा है ऑफ कोर्स। पर वोडाफोन ने भी कुछ और डेवलपमेंट किया है इससे रिलेटेड नहीं, बट सेपरेटली उन्होंने भी कुछ किया है। करेक्ट। तो सेपरेटली उन्होंने जो टैरिफ बेस बढ़ाए हैं, सबसे पहले तो जो 99 रुपए वाला जो रिचार्ज प्लान था उसको इन्होंने बंद कर दिया है। अब 155 के रिचार्ज पर 24 दिन की ये वैलिडिटी दे रहे हैं। अब ये 24 दिन की वैलिडिटी कितनी कारगर साबित हो पाएगी, क्योंकि आमतौर पर यूजुअली लोग इसको मंथली बेसिस पर ही प्लान्स को मानते हैं। पर 155 के रिचार्ज पर 24 दिन की वैलिडिटी है और 179 के रिचार्ज पर 28 दिन की वैलिडिटी ये देते हुए दिख रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको सब्सक्राइबर बेस के बारे में बताया, अब देखना है कि ये जो टैरिफ हाइक हुए हैं ये इनकी ओवरऑल एबिटा मार्जिन कितनी सुधरती है, इससे आरपू कितने इंप्रूव होते हैं। पर ऑन द फ्लिप साइड अगर सब्सक्राइबर काउंट ही कम होते हुए दिख रहे हैं, जो लगातार पिछले 25 महीनों से कम हो रहे हैं, वो और फर्दर रिड्यूस हो जाते हैं और स्विच हो जाते हैं रिलायंस पर, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा इंपैक्ट, डबल एज सोर्ड आप कह सकते हैं कि यहाँ पर होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि आमतौर पर जब भी ये टैरिफ इंक्रीज करते हैं हम मानते हैं कि कंपनी के लिए ये काफ़ी पॉजिटिव मूव है, बट जिस तरह से अप्रैल महीने में सब्सक्राइबर बेस्ड डेटा इनका फिर से 30 लाख ग्राहकों से घटता हुआ दिखा है, वो एक इंडिकेशंस है कि आगे चलकर अगर ये टैरिफ्स जो है सस्टेनेबल नहीं हुए लोगों के हिसाब से, तो वो सब्सक्राइबर्स जो हैं स्विच होते हुए दिखे। इनफैक्ट 4G से भी स्विच हो सकते हैं। तो ये देखना है कि फाइनली अभी आगे चलकर किस तरह का सब्सक्राइबर बेस वोडाफोन आइडिया के पास बना रहता है। वो तो वैसे भी खोने ही वाले हैं सब्सक्राइबर्स। ये और आसान कर देगा। लग तो ऐसा ही रहा है दीप। देखिए, तो ये है सीन इस वक्त आपके लिए सारे के सारे स्टॉक्स में। इस वक्त सारे सब्सक्राइबर बेस 43-33 लाख सीधे इधर शिफ्ट ही होते हैं। बिल्कुल ऐसे एक सब्सक्राइबर वो नहीं खोएंगे। आप बहुत आप मैं तो नहीं हूँ। मेरे अलावा और भी बहुत है, मेरे अलावा और भी बहुत है। मैं एक्चुअल लॉयल तो मैं ही हूँ। हाँ। इस पास शेयर नहीं होते हुए भी रखा हुआ है कनेक्शन। बाकी लोग तो मजबूरी में है। कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर अपने पैनल पे जिन्होंने वोडाफोन आइडिया का कनेक्शन सिर्फ इसलिए रखा हुआ कि वो शेयर होल्डर भी है। अच्छा। हाँ, भेज देंगे तो यार पहले शेयर तो बेचे, अकाउंट कम ना हो। मैंने कसम दिलाई, या तो पहले शेयर बेचो, कनेक्शन कटवाना है तो, है ना। जी बंसल जी की आ रही है विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी, अगर मैं आइडिया पे आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे, फिर कहेंगे आपने सुमित जी को कैसे पूछ लिया। ये तो मेरी कैटेगरी वाला स्टॉक है।
नहीं अनिल जी, मेरा थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाला अनिल जी सवाल है आपसे। ये वोडाफोन आइडिया पे तो अनिल जी चार्ट पे रहा है, आप सुमित जी से ले लेना। अनिल जी देखिए, ये जो हो रहा है ये पास्ट में भी हुआ था। अगर आप ध्यान दें, जब आरकॉम लाया था मोबाइल, वो 2300-2400 रुपए में अनिल जी छोटे वाला हैंडसेट लाया था, और इनकमिंग कॉल पहली बार फ्री हुई थी अनिल जी। काफी डिस्ट्रप्शन हुआ था उस समय भी। वोडाफोन था उस समय भी, भारती था, और बड़े स्विच ओवर हुए थे उस समय। अगर नहीं था तो अनिल जी हिंदी बिजनेस न्यूज चैनल नहीं था उस समय, नहीं था तो आप नहीं थे अनिल जी, और उस समय नहीं था तो कुशल जैसा अनिल जी रिसर्च एनालिस्ट नहीं था। तो अनिल जी पूरी रिसर्च करवाइए ना कुशल से और बाकी लोगों से कि तब अनिल जी कितना बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था। जहां तक मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ अनिल जी, काफी डिस्ट्रप्शन हुआ था। लोगों ने भारती के कनेक्शन छोड़ के आरकॉम में शिफ्ट हुए थे, क्योंकि पहला मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर था जहां पे इनकमिंग फ्री हुआ था। उससे पहले तो अनिल जी 28-29 रुपए फोन सुनने के पैसे देने पड़ते थे। और ये भी अनिल जी काफी बड़ा डिस्ट्रप्शन होगा, क्योंकि 2G वाले के पास अनिल जी छोटे वाला हैंडसेट होता है, छोटे छोटे हैंडसेट लेके घूमते हैं। अब 4G पे आए, 4G मिलेगा तो अनिल जी फटाफट वो स्विच करने के लिए भागेगा। और बिल्कुल ठीक बोला दीप ने अनिल जी, एकमात्र लॉयल कस्टमर वोडाफोन के आप ही हैं जो अभी तक शिफ्ट नहीं करे हैं। मैं तो अनिल जी कोविड में शिफ्ट कर गया था, क्योंकि OTP नहीं आते थे अनिल जी बैंक के, और तो सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता था। बंसल जी बताया नहीं, डिस्क्लोजर दिया नहीं आपने। आपके चक्कर में मैंने कहा जब तक बंसल जी है तब तक मैं भी हूँ। अच्छा, ये कब हुआ पता नहीं चला। चलिए बढ़िया। तो सुमित जी, अगर बंसल जी के बोलने पे आप राय देना चाहें चार्ट पे तो दे दें, आपकी मर्जी। अनिल जी, एक तो सबसे पहले कि मैं भी डे वन से जब से मोबाइल लेना यूज करना स्टार्ट किया तब से मेरा भी वोडाफोन का ही कनेक्शन है, और मेरे पास तो शेयर भी नहीं है अनिल जी। देखो सेम हियर, हम दोनों एक जैसे हैं। चलो बंसल, सुमित जी फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। कैसे हो आप, क्या चाल? बहुत बढ़िया अनिल जी, बहुत अच्छा है। बाकी सब एक्सपर्ट की क्या जरूरत है, अपन दोनों ही बात करेंगे पूरे शो में। बीच में कनेक्टिविटी चली जाएगी। जी बताइए, चार्ट पर राय दीजिए। तो अनिल ऐसा है कि वोडाफोन आइडिया अभी तो एक नीचे से मूव दिखा के साइडवेज ट्रेड कर रहा है। पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने एक रेंज बाउंड मूव दिखाया है। 7 रुपए इसने नीचे में सपोर्ट लिया है, और ऊपर में 8 रुपए, 8.25 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस बनाया। तो ये लेवल जब ऊपर में टूटेगा उसके बाद ही इसमें ऊपर का मूव बनेगा। जब तक रेजिस्टेंस लेवल 8-8.25 का नहीं टूटता तब तक ये साइडवेज ही ट्रेड करेगा। तो बेटर रहेगा ब्रेकआउट का वेट करे, उसके बाद कोई ट्रेड ले, और पेशेंस तो इसके अंदर रखना ही पड़ेगा। और अनिल जी एक बिगुल भी। हाय बिगुल, सुमित जी के लिए, सुमित के सुपर हिट। जी सर। दीपांशु, एक सेल कॉल और मेरे रडार पे आया अभी। स्टॉक बैंकिंग स्टॉक है इस बारी। स्टॉक का भाव चल रहा है अभी 234 रुपया 25 पैसा। 234.25 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। बंधन बैंक मार्केट में पिछले 3 से 5 दिनों के अंदर जो मूव देखने को मिला उसके अंदर इसने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट किया नहीं। स्टॉक के अंदर बल्कि ऊपरी लेवल से दबाव भी देखने को मिला है। कल भी ऊपरी लेवल से अच्छा खासा सेल ऑफ था, आज भी ऊपरी लेवल से इसके अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, और पिछले 2 से 3 दिनों के लो पे भी ये अभी ट्रेड कर रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बंधन बैंक के अंदर यहां से गिरावट और बढ़ेगी और यहां से करेक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन के आ रहा है 244-245 के पास का बन के आ रहा है। 245 का लेवल जब तक ये ऊपर में टूटेगा नहीं, जब तक 245 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगा नहीं, तब तक इसके अंदर रिवर्सल के संकेत आएंगे नहीं। तो 245 का स्टॉप लॉस लगा के बंधन बैंक में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकता है 223 रुपए का 223 का पहला टारगेट बनेगा, 215 का दूसरा टारगेट बनेगा। 2-4 दिनों का व्यू लेके बंधन बैंक में बिकवाली करें 245 के स्टॉप लॉस से 223 और 215 के टारगेट्स के लिए। थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली बाजार में आपको दिख रही है, हल्की मुनाफा वसूली आई है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर से फिसलते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा बैंक्स में ही इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में ऊपर से गिरावट आई है। बंधन बैंक फिसलते हुए आपको दिखा है, सिटी यूनियन बैंक में भी आप ऊपर से वीकनेस आते हुए देख रहे हैं। फेडरल बैंक जिसकी हम बात कर रहे थे ये भी ऊपर से थोड़ा हल्का हुआ है। तो इन काउंटर्स में आपको अभी थोड़ी वीकनेस आती हुई दिख रही है, ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए भी दिखेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक ऑफ कोर्स आज सुबह इसके बारे में हम बात कर ही रहे थे, थोड़ा वीक ये भी बन रहा है, 3.5-4% नीचे के स्तरों से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ था, बट अब वापस आपको गिरते हुए दिख रहा है। 79, 78, 50 तक के लेवल्स इस पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। एक बार वागले साहब से IDFC फर्स्ट के चार्ट पर राय ली जाए। वागले साहब आज सुबह तो ऑफकोर्स 77 तक गया था, वहां से थोड़ा रिकवर हुआ, बट एसेंशियली कमजोर ही है। इस पर टेक्निकली इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपांशु, IDFC एक कंसोलिडेशन में है, 75 ब्रेक होना नहीं चाहिए, और ऑन द अपसाइड मुझे लगता है 82-83 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो
तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा बिटवीन 75 एंड 82। कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, करंट भाव 78 79 के बीच में, ना बेचने की सलाह है ना लेने की सलाह है। ओके, तो ये है आपके लिए IDFC फर्स्ट बैंक। फिलहाल रेंज में है, कुछ मत करिए, नो ट्रेड जोन में इस समय आपको दिखेगा। मेगा मर्जर इनका अनाउंस हो चुका है। आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं कॉल। बिगुल हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। दीप बिकवाली करके चलना है एस्ट्रल के फ्यूचर्स में। यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक पोटेंशियल डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक एक ब्रेकडाउन दिखा रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। तो फ्यूचर्स में लगभग 1935 1940 के करंट लेवल्स हैं, इस लेवल पर शॉर्ट करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 1955 यानी कि 1955 रुपए का, और लोअर साइड में मुझे लगता है कि 1900 रुपए का पहला टारगेट और 1875 रुपए का दूसरा टारगेट, ये दोनों ही टारगेट आज या कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो एस्ट्रल के फ्यूचर्स में शॉर्ट करके चलने की सलाह है। ओके, तो एस्ट्रल इसको शॉर्ट करके चलें। एक दो शॉर्ट कॉल सब आ रहे हैं आपके लिए, थोड़ा बाजार से भी ऊपर से थोड़ा हल्के होते दिख रहे हैं, और मिड कैप स्पेस में भी आज आपको थोड़ी मुनाफा वसूली बनती हुई दिख रही है। तो इन स्टॉक्स पर रखिए नज़र, थोड़ी वीकनेस अभी अभी बनी है। अशोक लेलैंड भी थोड़ा फिसला है। पीरामल एंटरप्राइजेज में आपने गिरावट आती हुई दिखी है। टाटा कम्युनिकेशंस भी आज थोड़ा कमज़ोर आपको होते हुए दिखा है। तो ये सारे स्टॉक्स थोड़े वीक हो रहे हैं। बट IEX यहाँ पर वापस आपको कमज़ोरी लौटते हुए दिखी है। करीब 2% नीचे IEX का काउंटर इस समय दिख रहा है। वैसे भी एक कमज़ोर कड़ी तो रहा ही बाजार की, रैली में भी ज़्यादा इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुणाल जी, कुछ स्टॉक्स में आज थोड़ी मुनाफा वसूली चल रही है, फ्रेश गिरावट भी आ रही है। IEX को कैसे देखना है सर चार्ट में? देखिए, इसमें दीपांशु गिरावट पुरानी है, लगातार इससे अंडर परफॉर्मेंस देख रहे हैं और उसमें कोई तब्दीली अभी भी होते हुए नहीं दिख रही। इनफैक्ट फ्रेश ब्रेकडाउन आज इंट्राडे में चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि और कमजोरी और अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बड़ा सपोर्ट चार्ट पर 120 रुपए के आसपास है। तो मेरी राय में फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। बिल्कुल बॉटम फिशिंग का प्रयास ना करें, वेट एंड वॉच करें। 120 का लेवल अगर स्टॉक तोड़ देता है तो इसमें फ्रेश राउंड आपको बिकवाली का देखने को मिल सकता है। तो दूर रहने की और वेट करने की राय। दूर रहने की कितना, लेकिन मतलब दूर मतलब कितना कुणाल जी? जैसे कि मतलब आप 2 बजे आने वाले थे, 2:30 बजे आए, इतना दूर? अनिल जी नहीं, एक मिनट ऑप्शन दे रहा हूँ। मतलब जैसे आप पिछले अभी कहाँ कश्मीर घूमने गए थे, 3 दिन की छुट्टी पे गए थे, 7 दिन बाद आए, इतना दूर? कितना दूर मतलब? अनिल जी देखिए अनिल जी, दिल में दूरी नहीं होनी चाहिए। अनिल जी देखिए, मैं आज ट्रैफिक में फंसा और बड़ा भागते दौड़ते पहुंचा। तो अनिल जी हल्की फुल्की दूरी अनिल जी चलती है। इनफैक्ट हल्की फुल्की दूरी रखने से अनिल जी मोहब्बत और बढ़ती है। अच्छा। ये ज्ञान मुझे बंसल जी ने दिया है अनिल जी। अच्छा, ओके। सुमित जी, ये देखो, आप ऑब्जेक्शन लो, आपका बहाना चुरा रहे हैं ट्रैफिक वाला। ये तो इसमें तो आपका पेशेंट है। ये कैसे फंस सकते हैं? ट्रैफिक में फंसने का अधिकार सिर्फ सुमित जी को है। सुमित जी गलत है ना? अनिल जी, मैं तो सही में ट्रैफिक में फंसता हूं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि कुणाल जी जानबूझ के ऐसा बोल रहे, फंसे नहीं थे? आपके कहने का मतलब ये है? यही हुआ ना? ये मतलब मैं तो सही में फंसा था, इसका मतलब कुणाल जी नहीं फंसे थे, यही कह रहे हैं कि लेट हो गए? नहीं अनिल जी, मैं तो सिर्फ मेरे बारे में बोल रहा हूं। अनिल जी देखिए, जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मेरे साथ तो आपने अनिल जी राइड किया हुआ है। मेरी ड्राइविंग स्किल्स के बारे में आपको पता है अनिल जी। तो अनिल जी पूरी कायनात अनिल जी साजिश करती है मुझे ट्रैफिक में फंसाने की। तो अनिल जी इसी वजह से मैं फंस गया। आप तो यकीन कर ही पाएंगे अनिल जी। ये बात तो सही है। अच्छा, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इसमें। अगर कुणाल जी को आप यमुना एक्सप्रेस वे पे छोड़ दो, ठीक है, गाड़ी पीछे ट्रैफिक जाम ना हो जाए तो नाम बदल, क्योंकि उनकी 30 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी पीछे 100 की स्पीड से 125 से आ रही है। अपने आप उनको धीमे होना ही पड़ेगा। पीछे एक धीमे होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा। तो बॉम्बे के लिए बेस्ट है कुणाल? अरे एकदम अति उत्तम, अति उत्तम। यहाँ पे तो कुणाल जी की गाड़ी से एक ही आदमी आगे निकल सकता है, पैदल चलने वाला। पैदल चलने वाला, बाकी कोई भी नहीं। चलिए, बढ़िया है। कुणाल जी की ड्राइविंग स्किल धन्य हो जी। चलिए, चोपड़ा साहब भी आ गए, उनका भी करते हैं स्वागत। चोपड़ा साहब, वेलकम सर। थोड़ा बाजार में मुनाफा वसूली आ रही है ऊपरी स्तरों से, बट एसेंशियली रिकॉर्ड तेजी रही है। पिछली बार जब से हमने बात की तब से 4 दिन लगातार बाजार भी रिकॉर्ड रन में रहे। बताएं सर, कैसे देख रहे हैं इस समय का मार्केट एक्शन है, जो लगातार तेजी का मूड बना हुआ है? दीप, गुड आफ्टरनून। अनिल जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, हमारी इस बारे में बातचीत हो ही रही थी कि अभी
जिस तरीके से FII इनफ्लोज आए हैं, जिस तरीके से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लौट रहा है, दूसरा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स से थोड़े नीचे आए हैं, जो एडवांस टैक्स नंबर्स आए हैं, जो GST कलेक्शंस आई हैं, जिस प्रकार से एयरपोर्ट्स पे भीड़ है, जिस प्रकार से बाज़ारों में भीड़ है, रेस्टोरेंट्स में भीड़ है, होटल्स में भीड़ है, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन तो लौट रही है और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि भारत एक बड़े स्वीट स्पॉट पे है ग्लोबल इकोनॉमी में और यहाँ से चीज़ें अच्छी ही होंगी। जैसे इन्फ्लेशन नीचे आएगा, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आने शुरू होंगे, तो उसके बाद और अच्छा हो जाएगा। मगर जब भी हम इस तरीके की तेज़ी देखते हैं कि बहुत कम समय में 500-700 पॉइंट निफ्टी भाग जाती है, तो थोड़ा सा करेक्शन लाजमी होता है और मुझे लगता है कि जिस तरह का PCR भी 1.6-1.7 की रेंज में चल रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट करेक्टिव हो, बट वो मात्र एक करेक्शन होगी और मुझे लगता है कि लेने की चेष्टा करनी चाहिए। थोड़ा सा बाजार नीचे आता है, जो स्टॉक्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, तो क्वालिटी स्टॉक्स में खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ओवरऑल मार्केट ठीक लगता है मेरे को। जो मॉनसून का डर था वो भी कहीं ना कहीं दूर हो चुका है और पहले आई थिंक स्काईमेट की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि शायद मॉनसून उतना नॉर्मल नहीं रहेगा, एल नीनो का इफेक्ट रह सकता है और तो इस तरीके की जो अटकलें थी वो कहीं ना कहीं अब दूर होती दिखती है। मोर और लेस मॉनसून भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, आगे देखना होगा। आई थिंक नॉर्मल के आसपास ही रहना चाहिए मॉनसून। और हमारी जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो रूरल इकोनॉमी है, तो ग्रामीण इकोनॉमी में भी अच्छे मॉनसून के बाद अच्छी फसल होने के चांसेस हो जाते हैं। फिर उसके बाद फेस्टिव सीजन शुरू हो जाता है, डिमांड अपटिक वैसे ही रहता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छे मंथ्स जाते हैं किसी भी कंपनी में। तो आई थिंक कि ओवरऑल चीज़ें अच्छी हैं। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा सा इन्फ्लेशन का प्रेशर आया है खाद्यान्न में, खाने की चीज़ों में, सब्जियों में, बट आई थिंक वो टेम्परेरी फिनोमेना है ड्यू टू रेन्स और ये जल्दी ही कंटेन हो जाना चाहिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि जिस प्रकार से कंपनीज शेप अप कर रहे हैं, रिजल्ट सीजन शुरू हो रहा है और रिजल्ट्स भी जिस तरीके से आ रहे हैं, तो थोड़ा हम एडवांस टैक्स से अंदाजा लगाते हैं कि एडवांस टैक्स नंबर्स किस प्रकार के हैं। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस इन लाइन रहना चाहिए रिजल्ट सीजन भी। तो मार्केट्स में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, और करेक्शन में वो प्राइमरली एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऐसा कोई मेजर करेक्शन नहीं होगा। तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, जहां जहां पर भी आपको प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट बांधते जाइए। कैश पे बैठना भी कई बार बुरा नहीं होता। ठीक बात है, तो कैश में रहें, प्रॉफिट बुक करते रहें, करेक्शन का करें इंतजार। ये राय बाजार पर आती थी आपके चोपड़ा साहब की तरफ से। आइए राय ली जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब स्वागत है आपका, बताएं सर आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, पिक देने से पहले एक अपडेट है अनिल जी। मैंने फ्राइडे को यूनियन बैंक रिकमेंड किया था 71 के लेवल्स पे, 76 का टारगेट था, वो आज हो गया। फिर कल सुबह SPL मिड कैप में शॉर्ट टर्म पिक थी बैंक ऑफ इंडिया, 75 के लेवल्स पे 80 का टारगेट था, वो हिट हो गया। तो NBFCs और बैंक्स में एक बहुत ही बेहतरीन तेजी चल रही है। और अनिल जी, आज की जो पहली पिक है वो भी एक NBFC स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है जो कई बार मैंने निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। स्टॉक का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 351 के लेवल्स पे ट्रेड करता है और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है 370 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 345 रुपए का। एक फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल और लीडिंग फिनटेक NBFC है भारत की। 242 ब्रांचेज है अक्रॉस 21 स्टेट्स और फिर रिटेल फोकस्ड NBFC है जो कि मेनली अफोर्डेबल हाउसिंग, फिर कंज्यूमर, MSME फाइनेंसिंग, फिर प्री ओन्ड कार्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज और जनरल इंश्योरेंस, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और कई सारे डिजिटल एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है टू एक्सेलरेट देयर ग्रोथ इन दिस सेगमेंट, डिजिटल स्पेस में अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसका असर भी आने वाले सब दिनों में देखने को मिलेगा। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से ये सेक्टर फोकस में है और आज जो बजाज फाइनेंस के अपडेट्स आए, बहुत ही जबरदस्त अपडेट्स आए और 7-8% वो स्टॉक ऊपर है। मुझे लगता है उसी तरह का परफॉर्मेंस पूनावाला फिनकॉर्प का भी होना चाहिए। बाकी क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हुई है, उसके कारण कॉस्ट ऑफ फंड्स भी कम हुआ और इनका पिछले क्वार्टर भी बहुत अच्छा था। जो मार्च का क्वार्टर था, AUM में 35-40% की ग्रोथ आती है इनके पिछले कई क्वार्टर से और अब AUM बढ़ के कुछ 17,000 करोड़ के आसपास आ गया है। और ग्रॉस NPAs, NNPAs भी जो नेट NPAs है लोएस्ट है इन द इंडस्ट्री, मतलब एक बहुत ही अच्छी एसेट क्वालिटी है।
फिर मार्च क्वार्टर बहुत अच्छा था, 198 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल मार्च क्वार्टर में 118 करोड़ का पैट था। और FIS भी अराउंड 13-14% स्टेक ओन करते हैं, जिसमें काफी अच्छे नाम है, जैसे अमानसा होल्डिंग्स है, बैंक मस्कट है, निपॉन है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए इन लाइन विथ अदर NBFCs इन द स्पेस। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 370 का, स्टॉप लॉस रखना है 345 रुपए का। ओके, पूना वाला फिनकॉप ये है वो NBC जो कमाल करने को तैयार, 345 का स्टॉप लॉस, 370 के टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। राय सेठी साहब की तरफ से पहली पिक बताएं सर। दूसरा शेयर, दूसरा स्टॉक अनिल जी एक इंजीनियरिंग स्टॉक है। ये स्टॉक भी कई बार आता है मेरे रडार पे, PT इंजीनियरिंग, जो अभी 372 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 390 के, स्टॉप लॉस रखना 365 रुपए का। ये भी एक अच्छी क्वालिटी की इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि रेलवेज, फिर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, होम अप्लायंसेस, डेटा सेंटर, इन सब सेगमेंट के लिए मशीन कंपोनेंट्स और मेनली इलेक्ट्रिकल स्टील लेमिनेशंस का काम करती है। 3 प्लांट है इसके, 2 हैदराबाद में, 1 औरंगाबाद में, और सभी प्लांट्स में इनका एक्सपेंशन चालू है, तो उसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। फिर मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जो भी कैपिटल गुड्स बनाने वाली कंपनियां हैं इस सेक्टर की, जैसे सीमेंस है, ABB, GE, कमिंस, BHEL, L&T, सब इनकी क्लाइंट लिस्ट में है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है अराउंड 850 करोड़ की। फिर ये कंपनी वंदे भारत ट्रेन के लिए भी कंपोनेंट्स का और लेमिनेशन का काम कर रही है, तो उसका एक बड़ा सेगमेंट है, जो कि काफी अच्छी ग्रोथ वहां से आ सकती है। फिर विंड टर्बाइंस के लिए भी कंपोनेंट बनाती है, और सीमेंस गमेशा जो एक मेजर प्लेयर है इस सेक्टर में, और सेक्टर भी अब एक अच्छा करने जा रहा है, तो वो भी इसकी मेजर कस्टमर है, तो वहां से अच्छे ऑर्डर्स आने चाहिए। फिर ये नॉर्थ अमेरिका में भी जो रेलवेज का अपग्रेडेशन मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम है, उसमें भी ये वहां की एक सबसे बड़ी प्लेयर है, वेबटेक नाम की कंपनी, जो कि इनकी क्लाइंट है, तो उसको भी कैटर करती है। फिर EV कंपोनेंट्स में भी आ रही है, जहां पे अभी छोटा सेगमेंट है, बट आगे स्ट्रॉन्ग अच्छी ग्रोथ आती नजर आ रही है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, डेट रिडक्शन किया कंपनी ने डिस्पाइट द केपेक्स विच इट हैज डन, और FIS भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं। इसमें LIC है 3.07%, कोटक है। मुझे लगता है, और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी स्टॉक अट्रैक्टिव है, 19-20 के मल्टीपल पे स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह, फॉर अ टारगेट ऑफ 390, स्टॉप लॉस ऑफ 365। ओके, 2 बेहतरीन कैश कॉल्स आपके लिए, P लेटर के, पूना वाला फिनकॉप और पिट्टी इंजीनियरिंग। 390 पिट्टी इंजीनियरिंग, 370 पूना वाला फिनकॉप। इन 2 टारगेट्स के लिए करें खरीदारी। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की भी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर आज शाम तो वैसे अमेरिकी बाजार बंद है, छुट्टी वेरी नाइस। कल हाफ डे था, आज छुट्टी है। फ्यूचर्स में कुछ नहीं हो रहा है, मामूली गिरावट आपको डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी, S&P फ्यूचर्स भी आपको एकदम सुस्त दिख रहे हैं। यूरोप में ठीक ठाक एक्शन है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही है यूरोप के बाजार, हार्डली यानी कुछ खरीदारी आ रही है। कच्चा तेल 1% ऊपर है, रुपया 5 पैसे कमजोर है। एशिया के बाजार भी मिले जुले रहे थे, थोड़ा जापान कमजोर था, अदरवाइज बाकी एशिया भी ठीक था। हम तो रिकॉर्ड लगाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करें, ऊपरी स्तरों पर ही क्या करना है सर? दीप सिंपल है, 19,450 19,500 की रेंज में आने पर प्रॉफिट बुकिंग करनी। सुबह भी हमने यही बात की थी, आज का हाई 435 का है। बैंक निफ्टी 45,500 के ऊपर आ गया, तो अब बैंक निफ्टी 45,500 45,650 की रेंज में आता है, तो वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है। और 45,150 की रेंज में आता है, तो वहाँ खरीदारी करनी है। यहाँ से 150 पॉइंट नीचे खरीदारी करने का मौका बनेगा, 200 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका बनेगा। इस लेवल को, इस रेंज को ध्यान में रखे करना है आपको ट्रेड। क्या है इंपॉर्टेंट बचे हुए समय के लिए? पहली चीज तो ये कि आप ये इत्मीनान रख सकते हैं कि 19,300 के नीचे आज आपको क्लोजिंग नहीं मिलेगी। अच्छा। क्योंकि 19,300 के पुट पर 1.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन और मजबूत क्लोजिंग के लिए आपको चाहिए कि आप 19,400 के ऊपर बंद, और 3 बजे तक 19,400 के ऊपर रहेंगे तो और मजा आएगा, तब आप 19,500 की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, 19,400 के पुट और कॉल पर मारामारी चल रही है। 19,400 के पुट पर 83 लाख शेयर हैं, 63 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। कॉल्स पर 94 लाख शेयर है, लेकिन आज कॉल राइटिंग कम हुई है 21 लाख शेयर की, इसलिए 19,400 मारामारी वाला शेयर है। अगर 19,400 3 बजे के पहले पार करके फिर से टिक गए तो 450-500 तक जाएंगे, 500 के ऊपर नहीं जा पाएंगे। ये आपके लिए लेवल, तो बड़े लंबे समय बाद निफ्टी में ऊपर और नीचे दोनों के लेवल निकलते हुए दिखे। 19,300 19,500 ये रेंज आपके लिए निकल कर आ रही है। ठीक है। बैंक निफ्टी 45,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट की जगह है, जहां 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी के पुट में।
ये आपके लिए एक अच्छा लेवल दिख रहा है। और आज का लो भी 45,000 का ये दीप, तो वो एक, लेकिन उससे पहले 45,150 के आसपास आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यानी कि यहाँ से 150 को नीचे आए तो बैंक निफ्टी आपको खरीदने का मौका दे देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ 45,500 से 45,650 वो रेंज है जहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। मेक और ब्रेक लेवल 45,500 है, जहाँ पुट पर 34 लाख शेयर हैं, कॉल्स पर 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो वहाँ पर आपको फोकस करना है। सिंपल सी चीज़ ये है आपके लिए, क्लियर कट। ठीक है सर, चलिए, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा लेवल्स को रिस्पेक्ट करिए बस, और डिप पर मौका मिला था, वापस आपको मिलेगा, देखते रहिए बस उसको। चलिए, ये है आपके लिए एक्शन आते हुए इस समय। इस बीच एयरलाइन कंपनीज, एक चीज और बोलना जी सर, एक चीज और बोल, इंट्राडे में दीप जो दिख रहा है डेटा, वो डेटा ये दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत ओवरबॉट है। 1.80 पर बैंक निफ्टी का इंट्राडे, क्लोजिंग बेसिस पे 1.6 के ऊपर नहीं आएगा, शायद कम हो जाएगा। इंट्राडे में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा ओवरबॉट हो रहा है, तो दिन के दौरान ऊपर के लेवल पे खरीदना नहीं है, बेचना है। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.61 का है, ठीक है, हायर साइड पे तो है, लेकिन अभी भी उतना बुरा नहीं, बस उतना बुरा नहीं है। ठीक है सर, ओके, ये है आपके लिए पूरा के पूरे बाजार के लेवल इस समय। आइए, एयरलाइंस की हम बात कर रहे थे, बाय द वे अभी खबर आई है 10 जुलाई तक गो एयर की उड़ानें रद्द हैं। हालांकि वहाँ पर मीटिंग्स काफ़ी सारी चल रही हैं रिवाइवल को लेकर। आई थिंक रिसेंटली अथॉरिटीज़ की भी मीटिंग हुई थी रिवाइवल प्लान को लेकर, बट अभी तक कुछ फाइनल टर्म्स नहीं आए। तो 10 जुलाई तक तो ये खबर क्या है, मतलब खबर ये बनेगी कि जिस दिन वापस शुरू होगी उस दिन खबर बनेगी, उस दिन खबर बनेगी, अब रद्द होती रहेगी, हर एक हफ्ते में अपडेट आ जाता है। परमानेंट रद्द मान ले जब तक नहीं ये ना दे कि कब से शुरू करेंगे। करेक्ट सर, तो मतलब 10 जुलाई को फिर से रद्द करेंगे उससे 2 दिन पहले पता चल जाएगा। अभी तक तो वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। आई थिंक बढ़िया ये तरीका होगा। वैसे 2 दिनों का इनका वो सेफ्टी ऑडिट भी शुरू करने की हाँ, एग्जैक्टली, कि सेफ्टी ऑडिट शुरू कराएंगे। हो सकता है सेफ्टी ऑडिट के बाद ही आया हो, तो 10 जुलाई तक तो नहीं उड़ेंगे। बिल्कुल सर। बट गो एयर के रद्द होने की वजह से बाकी एयरलाइंस में हमने जो इनका लोड फैक्टर यानी कि यूटिलाइजेशन आप बोलते हैं, हर उड़ान पर कितने पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे हैं, इसमें बड़ा उछाल आपको आते हुए दिखा है। इनफैक्ट लगातार कई महीनों से ये ट्रेंड सुधरता हुआ दिख रहा है। वैसे भी एयरलाइन डिमांड तो हाईज पर ही है। तो आइए जरा समझते हैं बाकी एयरलाइंस ने इस समय में कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सही कहा, अगर बाकी एयरलाइंस की अगर आप बात करें तो उनका जो PLF जहाँ पे बोला जाता है यहाँ पर इंडस्ट्री में, पैसेंजर लोड फैक्टर, जो कि यूटिलाइजेशन है, वो लगातार दूसरी बार 90 के ऊपर जो है यहाँ पर आता हुआ दिखा है। अगर आप देखें मार्च में 86 के आसपास का था, अप्रैल में फिर 89 हुआ, और अभी मई और जून में अगर आप देखें तो 90 के ऊपर लगातार जो है कंटिन्यूसली आता हुआ जा रहा है। जिसमें अगर आप बात करें कि अगर आप मार्च 2023 से अब तक हर महीने औसतन, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखें कि पैसेंजर लोड फैक्टर है वो 90 से ऊपर आया है, तो ऐसा नहीं है कि जो नंबर ऑफ, अगर आप देखें पैसेंजर्स जो है वो जो ट्रैवल कर रहे हैं वहां पर का एवरेज भी देखें तो एवरेज आपको हर महीने का, अगर आप मार्च से जून का एवरेज देख रहे हैं तो लगातार हर महीने लगभग 4 लाख से ज्यादा जो है एवरेज डेली पैसेंजर्स यहां पर ट्रैवल करते हुए दिखे हैं। लगभग मार्च में जो 4.2 लाख था, फिर आप मई में देखें वहां पर भी 4.3 हो गया, जून में भी अगर आप 4.2 के आसपास जो है यहां पर होता हुआ दिखा है। और यही नहीं, अगर आप, ये तो डोमेस्टिक की फ्लाइट्स की अगर आप बात करें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात करें तो वहां पर भी जो एवरेज डेली पैसेंजर्स है वहां पे आपको लगातार जो है बढ़ोतरी आती हुई जा रही है। मार्च में जो 1.73 थी वो बढ़ के मई में 1.80 हो गई, फिर वहां पर जून में भी 1.83 जो है वहां पर होती हुई दिखी है। और आपने इसी तरह अपने कुछ ही दिनों से आप लगातार अपडेट देख रहे हैं कि इंडिगो ने इस दशक के अंत तक कई सारी कैपेसिटी जो दुगुनी करने की बात कही है। FY24 की अगर आप बात करें तो वहाँ पर 50 नए एयरक्राफ्ट जो है वो करने वाले हैं। एयर इंडिया भी 10 नए एयरक्राफ्ट 2023 में वापस ऐड करने वाला है। और अगर स्पाइस जेट की बात करें तो वो भी 10 नए जो है वहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है करते हुए जा रहे हैं। और पूरा अगर समझ देखा जाए तो यहाँ पे पैसेंजर लोड फैक्टर लगातार बढ़ रहा है, वहीं पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रैवल कर रहे हैं एवरेज डेली वहां पर भी आपको बढ़ोतरी हो रही है। और डोमेस्टिक ही नहीं, इंटरनेशनल पैसेंजर्स की बात करें तो वहां पर भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी होती हुई जा रही है। तो ये सारे स्टॉक्स की बात करें, इंडिगो, स्पाइस जेट, ड्रीम फोक्स, ईजी ट्रिप प्लानर सोल्यूशन, ये सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। तो ये है आपके लिए एयरलाइंस पर रखनी है नज़र। एंड ऑफ कोर्स इस इकोसिस्टम से जुड़ी कंपनीज जो हैं ट्रैवल इकोसिस्टम के, चोपड़ा साहब वैसे तो ये कंटिन्यूस थियरी स्टोरी रही है ट्रैवल और उससे जुड़े स्टॉक्स, बट स्पेशली एयरलाइंस को जो सेपरेट फ़ायदा हुआ है, और अब जो थोड़ा मानसून पीरियड आ रहा है, शायद थोड़ा लीन सीजन या मे बी रिलेटिवली लोअर ट्रैफिक रहता है, इस समय एयरलाइंस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए सर? देखिए, अगर आप इंडिगो की बात करें, अभी ऑप्शंस ही बहुत कम है लिस्टेड उसमें, तो मुझे लगता है इंटरग्लोब एविएशन में अब करेक्शन आना चाहिए।
जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमाया इन लोगों ने, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कार्टलाइजेशन भी हुई है और इस पे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन ने कुछ खास काम किया नहीं, जो कि होना चाहिए था। बहुत सारे लोगों ने जो इमरजेंसी में फ्लाई करते हैं, जो कॉर्पोरेट्स जिनको पे करती हैं उनके तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कई बार इमरजेंसी में फ्लाई करना पड़ता है, बीमारी के कारण करना पड़ता है, एक्सीडेंट के कारण करना पड़ता है। जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था उस समय भी बहुत ज़्यादा लोगों को पैसा भरना पड़ा था ट्रैवल करने के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है। बट अगेन जो मॉनसून सीजन में जो डिस्काउंट्स देती हैं कंपनीज, तो दे कैन सब्सटैंशिएट फ्रॉम द मनी दे हैव अर्न्ड। सो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि बाइंग करनी चाहिए, थोड़ा करेक्शन हो जाए तो उसके बाद दोबारा से इंडिगो में एंट्री की जा सकती है। तो फिलहाल आई थिंक ये जो 1-2 तिमाही बहुत अच्छी आएंगी इन कंपनीज की, और अभी फिलहाल एंट्री का कोई पॉइंट नहीं बनता। फिलहाल एंट्री न करें, बहुत भागा हुआ है और आराम से थोड़ा नीचे आ जाने दें, उसके बाद मन है खरीदारी करने का थोड़ा बहुत। अगर करेंगे तो करेंगे, और करेंगे तो बताएंगे भी। आइए एक स्पेशल पिक का बिगुल है कुणाल जी और राकेश जी के लिए, जानते हैं उनके अलावा क्या है स्पेशल इस पिक में। कुणाल जी और राकेश जी बताएं सर, स्पेशल पिक क्या क्या स्पेशल है आपकी पिक में। आप पूछा कि क्या स्पेशल है मेरे और कुणाल जी को छोड़ के, तो अनिल जी ये स्टॉक को आपने काफी निश्चित स्तरों पर पकड़ा था और बहुत बार, मतलब कि 2-3 बार कंटिन्यूसली आपने रिकमेंड करा। फिर आपके तो अनिल जी टारगेट भी 2-2, 3-3 होते हैं, सारे टारगेट शायद अचीव हो गए। अच्छा, उसके बाद कुछ यहाँ पे इनकम टैक्स की रेट्स की पुरानी कुछ एमसीए की न्यूज आई थी। स्टॉक है अनिल जी हीरो मोटर कॉर्प, और 3000 के लेवल्स को तोड़ रहा है। और अनिल जी हर एक को फोमो होता है, तो जैसे अशोक लीलैंड नए 52 वीक हाइस पर है, 2008-9 के जो 15-16 के लेवल्स थे उनको क्रैक कर चुका है। इस स्टॉक ने अभी तक अपने नया 52 वीक हाई नहीं लगाया है, बट एक इंपॉर्टेंट पिवट को स्टॉक ने तोड़ा है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, हालांकि पीछे पास्ट में काफी बार धोखा दिया है, बट ये स्टॉक 400-500 रुपए की एक नॉन स्टॉप रैली, मतलब कि 400-500 रुपए का आपको इसी जुलाई सीरीज में दिखाने का दमखम रखता है। 34, 35, 3550 के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। तो ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन हीरो मोटर कॉर्प। अपनी क्षमता अनुसार, अपनी जेब अनुसार, अपनी पॉकेट अनुसार, मतलब कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कैश में बाय एंड होल्ड की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, स्पेशल ब्रेकआउट है और इसमें मेरे और राकेश जी के अलावा आप स्पेशल है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। 2950 के स्टॉप लॉस से बाय करें। बहुत ही ड्रामेटिक ब्रेकआउट हुआ है और काफी अरसे बाद ये ब्रेकआउट आता हुआ हीरो मोटर कॉर्प के चार्ट पे दिख रहा है। 2950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। पहला टारगेट होगा 3100 रुपए का, 3100 का पहला टारगेट, और 3175 रुपए का 3175 का दूसरा टारगेट है। लेकिन जैसा राकेश जी ने कहा कि उम्मीद हमें यह है कि इसमें आपको 300 से 400 रुपए की तेजी, 10% की तेजी हीरो मोटर कॉर्प में देखने को मिलेगी। खरीदारी की राय है हमारी स्टॉक। ओके, तो यह है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर जबरदस्त ब्रेकआउट आ रहा है। मुझे याद है अनिल जी, कुछ समय पहले ही, ये बाइक लॉन्च तो खैर अभी हुआ है, कुछ समय पहले आपने कहा था कि अब ये थोड़ा कैचअप के लिए है, और ये वन ऑफ दो स्टॉक्स है जो काफी समय से परफॉर्म नहीं करा है, बट अब इसको रेडार पर रखना है क्योंकि इसमें फाइनली परफॉर्मेंस आ सकती है। तब से अब तक भी आई थिंक 10% की मूव तो आई है। यस 100%। और पिछले 6 महीनों में इस कंपनी ने अपना मार्केट शेयर 5-6% से बढ़ाया है, धीमे धीमे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं और ये स्टॉक अब मुझे लगता है कि आराम से आप 4,000-4,500 की तरफ धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जाते हुए देखेंगे। तो बिल्कुल कुणाल जी, राकेश जी ने सही स्टॉक पसंद किया अपना। बिल्कुल। एक बार चोपड़ा साहब से भी उनकी राय लेना चाहूंगा। चोपड़ा साहब, हीरो मोटोकॉर्प ये जो हार्ली के साथ नई बाइक लॉन्च कर रहे हैं, काफी एक्साइटमेंट हो गया। ऑफ कोर्स कल से आई थिंक बुकिंग शुरू होने वाली है इस पर, और इसकी वजह से जो आइशर पर आज इंपैक्ट आया है, हीरो मोटोकॉर्प 4.5% ऊपर है, आइशर 6% टूटा है। सर कैसे देखना है ये जो कॉम्पिटिशन आ रहा है रॉयल एनफील्ड के लिए? देखिए, हार्ले डेविडसन अपने आप में दुनिया भर में एक दिग्गज ब्रांड है और नाम ज़्यादा बिकता है। भले से मशीन तो हार्ले जैसी बहुत सारे लोगों ने बनाई, बट हार्ले जैसा नाम नहीं कमा पाए। तो एक बड़ी खबर है, इट्स अ बिग माइलस्टोन। और मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा बहुत और आपको हीरो मोटो में तेज़ी देखने को मिल सकती है, मगर यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होगी। ऑलरेडी स्टॉक का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, लगभग 2250 से
हम इसको भी 3000 देख रहे हैं। और हमारी बीच में बातचीत भी हुई थी बजाज ऑटो और हीरो मोटो दोनों के बारे में कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कंड्यूसिव होगा, अब 2 बार इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए गए और अब लग रहा है कि अगर मानसून सही रहा, इन्फ्लेशन थोड़ा काबू में रहे तो इंटरेस्ट रेट्स गिरने भी शुरू हो जाएंगे। तो जितने इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स हैं, चाहे वो ऑटो हो, टू व्हीलर हो, मारुति ऐसी कंपनीज हो, होम लोन्स हो या रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनीज हो, तो सबको फायदा पहुंचेगा। मगर नो डाउट एक माइलस्टोन है और आइशर को थोड़ा धक्का पहुंच सकता है, क्योंकि आइशर का जो माचो इमेज है उसको चैलेंज करने के लिए अब हीरो के पास एक प्रोडक्ट है जो कहीं मिसिंग था। जो रॉयल एनफील्ड का बिकने का कारण ही यही था कि वो एक माचो इमेज कैरी करता है और अब हीरो के पास भी वैसा ही एक प्रोडक्ट है जो पहले नहीं था। तो निश्चित रूप से थोड़ी सी चिंताएं बढ़ती हैं आइशर की, बट आई थिंक मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और 2.5 लाख रुपए में यदि कोई हार्ले ऐसा ब्रांड अवेलेबल होता है तो ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो कंज्यूमर्स को मजा आएगा और थोड़ा आइशर के लिए कंपटीशन भी बढ़ेगा। आज हम देख भी रहे हैं आइशर पर बड़ा इम्पैक्ट आया है, बट हीरो पर रखनी है नज़र। अनिल जी को भी पसंद आ रहा है और टेक्निकली भी अच्छा लग ही रहा है। चार्ट कॉर्नर के लिए अभी आपके लिए पिक भी आया है, तो चलिए देखते हैं कैसा एक्शन यहाँ पर आपको आते दिखेगा। बट मोटरसाइकिल स्पेस में थोड़ी एक्टिविटी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। थोड़ा एक्टिविटी आपको कुछ और स्टॉक्स में भी बढ़ती दिख रही है। बीएससी को रेडार पर रखिए, अभी अभी एक एक्शन आते हुए देखा है, 1% ऊपर है। इसमें क्या चल रहा है बीएससी में थोड़ी देर में आपको बताएंगे भी, बट इसको अपने रेडार पर रखिए। बट रेडार पर है रैडिको खैतान। कल दोपहर 24 घंटे पहले ही पिक ऑफ द डे में राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से यहाँ पर आपके लिए रिकमेंडेशन भी आती हुई दिखी थी और वहां से देखिए स्टॉक 5% से ज्यादा की छलांग भी लगा चुका है। तो चार्ट पर तो अपडेट लेंगे, बट कंपनी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो आशीष हमें बता रहे हैं। आशीष बताइए। दीपांशु, देखिए पूरा लिकर स्पेस है, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड नजर आएगा कि कंपनियां पूरी तरीके से जो है प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर रही हैं और आज ये स्टॉक आपको 5% जो ऊपर दिख रहा है, इसके पीछे कारण ये कि प्रीमियम सेगमेंट में इन्होंने एक जिन लॉन्च किया और जिन की पूरी रेंज लॉन्च की इन्होंने। अगर आप देखें तो नाम है जॉय ऑफ जिनिपर, जॉय ऑफ पिंक और जॉय ऑफ सिट्रस, इसके नाम से जो है इन्होंने जिन लॉन्च किया। और ऐसा नहीं कि पहली बार इस जिन मार्केट में उतरे, इससे पहले भी अगर आप देखें तो इनका एक काफ़ी मशहूर ब्रांड है जैसलमेर। ये ब्रांड काफ़ी पॉपुलर है, खासतौर पर अगर आप देखें तो प्रीमियम सेगमेंट में। तो यहाँ पर फर्दर जो है विस्तार करने जा रहे हैं। और मैं देख रहा था कि जो जिनका मार्केट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है भारत में, अगर आप देखें आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो इसकी खासियत ये है कि अभी तक जो भारत में ब्रांड जिसकी रिकॉल वैल्यू काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है, वो बकार्डी का ब्रांड है, नाम है इसका बॉम्बे सफायर। ये जिन सेगमेंट की मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके अंदर 10 बॉटनिकल्स होते हैं, लेकिन जो राडिको खैतान ने लॉन्च किया यहाँ पर 15 बॉटनिकल्स देखने को मिलेंगे। और खास बात यह है कि इसके अंदर अश्वगंधा भी होगा। तो अपने आप में अगर आप देखें तो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने बनाया जिसमें जिन के अंदर, शराब के अंदर आपको अश्वगंधा भी मिल रहा है, तो यहाँ पर नजर रखनी है। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो जिन का मार्केट है काफी अच्छी तरीके से मार्केट पे पहले प्रोडक्ट तो समझ लिया, फिर मार्केट पे। बंसल जी, ऐसा अलाउ है क्या? ये जो आशीष कह रहे हैं ये सब अलाउ है? बंसल जी को एक बार जरा, कहाँ है बंसल जी को दिखे, ये किसके अंदर क्या मिला रहे हो आप आशीष जी? जिन के अंदर अश्वगंधा। अच्छा, हाँ। बंसल जी अलाउ है? देखिए अनिल जी, पहले तो जो चीज अलाउ नहीं है वो ये है जो अभी आशीष ने बोला ना, शराब, मतलब कि अल्कोहल होता है, शराब थोड़ा लोअर वर्जन होता है, तो उसको शराब भी बोलना चाहिए। अच्छा अनिल जी, सब कुछ चल रहा है, बट अनिल जी अश्वगंधा पे थोड़ा सा अनिल जी रिसर्च होनी चाहिए। और आप कल इसमें कह रहे थे कि एफएमसीजी में आता है। अनिल जी, यहाँ पर अगर अश्वगंधा जैसी चीज मिल रही है तो यूएस अनिल जी एफडीए अप्रूवल होना चाहिए अनिल जी, क्योंकि ये सब चीजें अनिल जी इनका लोग यूज करते हैं, बट रेगुलर यूजेज में क्या बॉडी पे इफेक्ट होगा, क्या साइड इफेक्ट होगा, मालूम नहीं है अनिल जी। अभी तो देखना पड़ेगा। अश्वगंधा अगर डल रहा है तो कौन सी अनिल जी बॉडी ने, मतलब कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अप्रूव करा हुआ है? नहीं तो अनिल जी अश्वगंधा के होने से अनिल जी मैं तो इससे दूर रहूंगा। लीकर पीने के बाद कहाँ पता चलता है किसका किस पे क्या इफेक्ट हो रहा है? अश्वगंधा हो नहीं हो, कौन सा हो तो भी कौन सा पता चलेगा, नहीं हो तो भी कौन सा? ऐसा नहीं है अनिल जी। अच्छा, ऐसा नहीं है? क्यों नहीं अनिल जी, ऑन अ सीरियस नोट अनिल जी। अच्छा ओके, बताइए, सीरियसली बताइए। देखिए अनिल जी, अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स आपको मालूम है। देखिए अनिल जी, अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स आपको मालूम है, बट अश्वगंधा हुआ और दूसरी जितनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है अनिल जी, इनके साइड इफेक्ट्स ऑन अ लॉन्ग यूजेज अनिल जी किसी को नहीं मालूम है। और अगर आप भी पढ़ेंगे तो अनिल जी इनमें मेटल कंटेंट्स वगैरह होते हैं। लॉन्ग यूजेज में, प्रोलॉन्ग यूजेज में
किडनी पर और बाकी बॉडी पार्ट से इफेक्ट हो जाता है। जी तो अल्कोहल का तो अनिल जी साइड इफेक्ट मालूम है, इसका साइड इफेक्ट देखो, मालूम नहीं है अनिल जी। ये है ब्रांड लॉयल्टी और प्रोडक्ट लॉयल्टी। बंसल जी को प्रोडक्ट में अश्वगंधा में सारे साइड इफेक्ट दिख रहे हैं लीकर में कुछ नहीं दिखा वहां कोई तकलीफ नहीं है, जो कुछ दिख रहा है उधर ही दिख रहा है अश्वगंधा में। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अश्वगंधा वाली चाय भी आती है अनिल जी। अगर अश्वगंधा मिलाना ही किसी चीज में तो अनिल जी चाय ने क्या पाप किया अनिल जी? चाय पीजिए अनिल जी, अश्वगंधा वाली आ रही है आजकल जी। तो अनिल जी लिकर को तो अनिल जी अकेला छोड़ देना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, तो गजब का प्रोडक्ट है। तो ये मिक्स वाला प्रोडक्ट निकाला वाला प्रोडक्ट है। और बताइए सर ऐसा नक्की सुन रहा होगा कि अरे एक मिनट, चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं पहले। चोपड़ा साहब जी, चोपड़ा साहब। मैं तो बंसल साहब की सीरियसनेस देख के ये कह रहा था कि बहुत जल्द आपको च्यवनप्राश फ्लेवर में या ब्राह्मणी के फ्लेवर में बहुत से फ्लेवर्स में मुझे लगता है चीजें लॉन्च होंगी और इसको एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट की तरह बेचा जाएगा कि इसके बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। तो शायद न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है नेगेटिव इफेक्ट्स को अश्वगंधा के साथ। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, ऑनेस्ट देखिए अनिल जी, च्यवनप्राश कितना खाता है आदमी, एक चम्मच, उसमें कितनी क्वांटिटी आएगी, चाय कितनी पीता है अश्वगंधा वाली। यहाँ पे तो अनिल जी लिमिट नहीं रहती है, इसलिए अनिल जी आपत्ति है च्यवनप्राश में। चाय में आपत्ति नहीं है, जैसे कुणाल जी ने बोला ना, इसको अकेला छोड़ दो अनिल जी। इसमें जिंजर लेमन तक तो ठीक है अनिल जी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को नहीं डालना चाहिए। ओके बिना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वाले। जी बताइए आशीष जी। तो सर हमें अश्वगंधा सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि लिकर के अंदर अश्वगंधा क्या काम करे, लेकिन सर जिनमें मैं देख रहा था कि ऐसे चीजें डलती हैं, बॉटनिकल्स होते हैं 15 तरीके। जैसे मैं देख रहा था कि ब्लैक पेपर है, सिनेमन है, रोज पेटल्स हैं, बहुत सारी चीजें जिसके साथ बनाकर जो है जिन बनाई जाती है। और भारत में अगर आप देखें तो धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कॉकटेल्स में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। GNT जिन एंड टॉनिक ऐसा भी कुछ करके बोलते हैं, तो उसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है। अभी फिलहाल अगर आप देखें तो भारत में जिन का मार्केट सबसे ज़्यादा है साउथ में और वेस्ट इंडिया में। यहाँ पर अगर आप देखें तो पश्चिम भारत में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लोकप्रियता है। और कॉकटेल्स में जैसा कि मैंने बताया कि इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। और अन्य स्पिरिट्स की तुलना में अगर आप देखें तो जिनके अंदर जो कैलोरी होती है वो भी कम होती है, तो इसके चलते भी अगर आप देखें तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स हैं ऐसी जो बता रही कि 6% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है इसके बाजार में। और प्रीमियम सेगमेंट के ऊपर जो है काफ़ी फोकस है। और इनफैक्ट एक और अच्छी चीज़ ये भी हो रही है कि जो ग्लास की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं, इसका फ़ायदा भी जो है पूरी इंडस्ट्री को हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस नए लॉन्च के चलते रेडिको खैतान 5% की बड़ी तेज़ी आई यहाँ पे। 5% की बड़ी तेज़ी आई है। जरा कुणाल जी कल की कॉल पर अपडेट भी दे दें सर। रेडिको 1270 पर आपने रेकमेंड करी थी, आज 1340 के लेवल्स आ गए। बिल्कुल दीपांशु, और लगभग 1400 रुपए तक का हाई भी लग चुका है स्टॉक में। तो जबरदस्त मूव स्टॉक में देखने को मिला। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया उनके टारगेट्स आ गए हैं, तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लेने की हमारी राय है। नीचे के लेवल्स पर दोबारा खरीदारी के मौके बनेंगे, तो थोड़ा कूल ऑफ स्टॉक हो जाए तो नीचे के लेवल्स पर वापस से री एंट्री ले सकते हैं। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए बाय किया, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करें। बिल्कुल, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। एक बार चोपड़ा साहब से भी राय लीजिए। चोपड़ा साहब, ये जो प्रीमियमाइजेशन के ट्रेंड की बात कर रहे हैं आशीष, उस हिसाब से क्या लिकर स्पेस में एक बार नई अपमूव आ सकती है? आई थिंक ऑडियो म्यूट हो गया चोपड़ा साहब। दीप, बहुत साल पहले की बात नहीं है, मगर हम लोग यूरोप की तरफ देखते थे, स्कॉटलैंड की तरफ, फ्रांस की तरफ, इटली की तरफ, कि वहाँ से अलग अलग किस्म की लिकर्स आती हैं, वाइन्स ऑस्ट्रेलिया से भी आती हैं। मगर अब ये चलन जो है भारत में जो मदिरा का कंजम्पशन का, वो बढ़ता जा रहा है। इवन फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को ये मिल रहा है, और इसी कारण से ये मार्केट एक्सपैंड कर रहा है। अगर आप देखें तो पहली इंडिया की सिंगल मॉल्ट इंद्री करके पिकैडली एग्रो करके कंपनी उसने लॉन्च किया, और बहुत सारी कंपनीज प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसलमेर की अभी बात हो रही थी। तो इन प्रीमियम ब्रांड्स को अपना स्पेस बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, अगर मुझे लगता है कि इसकी एक्सेप्टेंस आएगी। अगर आप वाइन की बात करें तो पहले सुला विनयार्ड जैसे अभी लिस्टिंग हुआ था थोड़े टाइम पहले वाइन के लिए लोग प्राइमरली नापा वैली US की तरफ देखते थे, या जो फ्रेंच वाइन्स है उनकी तरफ देखते थे। मगर अब भारत में भी ये काम शुरू हो चुका है, और मुझे लगता है कि अब कृत्रिम
तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से वेदर को मेंटेन किया जा सकता है। पहले ऐसा होता था कि जो भी स्टोरेज होता था किसी भी लिकर का, उसके वेदर का और उसका मॉइस्चर का बहुत रोल होता था। तो मुझे लगता है कि कृत्रिम तरीके से वेदर भी मेंटेन किया जा सकता है और भारत ज़रूर कई नए ब्रांड्स लॉन्च कर भी रहे हैं और आगे भी आएंगे और मुझे लगता है कि ये एक शुरुआत है और आगे जाते हुए हम लोग प्रीमियम ब्रांड्स बढ़ते हुए ही देखेंगे। ये है राय पूरी की पूरी। पहली बार इतने सालों में, पहली बार, कुणाल जी ध्यान से जरा सुनिएगा, सुमित जी आप भी, पहली बार मुझे लगा है इतने सालों में बंसल जी को टक्कर देने वाला कोई आदमी पैदा हुआ है। बंसल जी, चोपड़ा साहब का ज्ञान तो लीकर के मामले में है, मतलब आप तो कुछ भी नहीं, आप तो अभी तक स्टूडेंट ही इनके सामने। आप तो एक दो प्रोडक्ट, एक दो ब्रांड से सीमित है, ये तो पूरा इन्होंने प्रोसेस तक बता दिया, कहाँ कैसे, कहाँ किस कंट्री में। आप तो हिंदुस्तान छोटा मोटा दिल्ली एनसीआर से बाहर ही नहीं निकले अभी तक। कुणाल जी, आपको लगा कि नहीं लगा ऐसा, या खाली मुझे ही लगा? नहीं अनिल जी, बिल्कुल लगा। अनिल जी, अब तो एक बार चोपड़ा जी के साथ अनिल जी बैठना पड़ेगा, तो अनिल जी फिर पता लगेगा कि जो बाकी कौशल है हमारे बंसल जी का, क्या वो भी मैच हो रहा है कि नहीं। अनिल जी नहीं, बैठाइए बंसल जी को, आप बैठ के करेंगे भी क्या जी चोपड़ा साहब? सर, मैं पूरे देश के सामने कन्फेस करना चाहता हूँ, मैं पीता भी नहीं हूँ। हाँ, मैंने थोड़ा दुनिया घूमी है, मैं कुछ देशों में सोचो बंसल जी, आपके लिए आई ओपनर है। नो डाउट। हाँ देखो, नहीं पीने के बावजूद इतना नॉलेज है, सोचो आपके पास पीने के बाद भी इतना सर। जी चोपड़ा साहब, मैं थोड़ा पढ़ता रहता हूँ, तो ये प्राइमरली एक्वायर्ड नॉलेज है सर, ये एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस का कोई रोल नहीं है। बहुत ही बढ़िया। जी बंसल जी, आपका कुछ सफाई में कहना तो बोल दीजिए। नहीं अनिल जी, देखिए सफाई में नहीं, देखिए अनिल जी जैसे रियल लाइफ में होता है, जैसे हाँ। कुणाल जी जैसे मित्र मिलते हैं, एक दो लोग और भी हैं हाँ। जो ज्यादा फ्लॉन्ट मारते हैं। अनिल जी, मैं विजय चोपड़ा जी की बात नहीं कर रहा हूँ अनिल जी, लाइफ में बोलती है ना कि ये टी टोटलर है, तो उसमें आप नहीं आते अनिल जी, आप अलग कैटेगरी। तो मैं ये बोलता हूँ भैया, कोई किडनी का इशू है, कोई मेडिकल इशू है, तो ऐसा होता है अनिल जी। अब जिसको जो अच्छा लगता है वो ठीक है, बट इनकी नॉलेज अच्छी है। हाँ। और देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि ये चोपड़ा साहब अल्कोहल बोलते हैं और मदिरा बोलते हैं, शराब नहीं बोलते अनिल जी, रिस्पेक्ट देते हैं अनिल जी। चलिए बढ़िया है। तो ये है चोपड़ा साहब का पूरा ज्ञान, जो पढ़ पढ़ कर विदेशों में घूम कर उन्होंने हासिल किया है आपके लिए। जी दी, हिमांशु जी के पास चलते हैं और लेते हैं बिल्कुल। उनकी बिगुल। हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। डीप मेटल स्पेस में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक अच्छी अपमूव बनी है और काफी अच्छा सेक्टर रोटेशन, विद इन दैट सेक्टर स्टॉक रोटेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। आज के सेशन में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है जिंदल स्टील एंड पावर के स्टॉक में, जहां पर 600 रुपए के ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज दे रहा है स्टॉक। एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का क्लियर कट ब्रेकआउट है और 600 रुपए पर जहां पर सबसे ज्यादा कॉल राइटर का इंटरेस्ट था, वहां पर क्लियर कट अनवाइंडिंग देखने को मिली है। मेरा मानना है कि जिंदल स्टील एंड पावर यहां पर खरीदारी करके चला जा सकता है। कल तक 620-625 रुपए तक के मूव यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसको ऑप्शन के जरिए ट्रेड लेके चलेंगे। 610 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदारी करेंगे। 21.5-22 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं अभी। 18 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और मुझे लगता है कि यहाँ पर 28 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो JSPL यानी कि जिंदल स्टील एंड पावर में खरीदारी करके चलने की सलाह है और 610 के स्ट्राइक के ऑप्शन यहाँ पर ये ट्रेड लेकर चलने की सलाह देगी। परफेक्ट। तो JSPL में करें खरीदारी 610 रुपए वाले कॉल ऑप्शन के साथ। आइए राय ले ली जाए वागले साहब की भी, बिगुल के साथ वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, एसटीबीटी कॉल आया है, बेच के चलना है। आरती इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ा वाला ब्रेकडाउन आया है। 500 का लेवल इसने जो फोर्स से तोड़ा है, अभी 495, 9550 के आसपास है। मुझे यहाँ से कम 20 रुपए की नीचे की डाउन मूव दिखती है। 470, 75 के बीच में का टारगेट आना चाहिए। 472 का मेरा टारगेट होगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 500 के ऊपर। ओके, 502 के आसपास सुबह सुमित जी ने भी शॉर्ट कॉल दिया था और अब लगभग उन्हीं लेवल के आसपास पे स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट करने की राय वागले साहब की तरफ से। 500 का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे में बड़े ब्रेकआउट 472 के टारगेट के लिए। सुमित जी, आपकी विशेष टिप्पणी आरती इंडस्ट्रीज पर, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कॉल, मजबूत बाजार में शॉर्ट कॉल जबरदस्त प्रदर्शन करता हुआ।
जी जी बिल्कुल अनिल जी, ये स्टॉक का अनिल जी सुबह ही मेरे को लग रहा था कि इसके अंदर वीकनेस है, ब्रेकडाउन है, और 500 का लेवल टूटने के बाद तो स्टॉक के अंदर कंफर्मेशन भी आ गया है। तो एकदम वागले साहब को थम्स अप है, अच्छा स्टॉक है ये स्टॉक, यहाँ से अभी और गिरना चाहिए और 475 470 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यह है आपके लिए आरती इंडस्ट्रीज। सुबह सुमित जी की पसंद और अब वागले साहब की पसंद, और दोनों को यहाँ से स्टॉक में वीकनेस बढ़ती हुई दिख रही है, थोड़ी गिरावट आई भी है। चुनिंदा केमिकल स्टॉक्स में आपने थोड़ी वीकनेस देखी है, बट पीएनबी में फ्रेश खरीदारी आ रही है, 5.5% ऊपर हो गया पीएनबी। इस पर रखिए नज़र। सुबह इसको आइडेंटिफाई भी किया था, मूव कर रहा था तब, और उसके बाद और भी बढ़िया मूव आपको यहाँ पर आते हुए देखिए। जेएसपीएल भी मूव कर रहा है, चोला इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ा एक्शन आपको बनते हुए दिखा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो रोटेशन आपको इस समय दिखा रहे हैं, बट गिरावट फार्मा में आई है। लॉरस लैब्स 2.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार लॉरस लैब्स के चार्ट पर बंसी जी की भी राय ली जाए। बंसी जी वैसे भी कमजोर है, आज फिर से गिर रहा है और सडनली पिछले 5 मिनट में थोड़ी गिरावट बढ़ी है। जरा देखें सर लॉरस को। दीपांशु, आपने राइटली पॉइंट आउट करा, स्टॉक ने नीचे से एक अच्छी रैली दी थी और स्टॉक के अंदर देखें तो एक छोटा सा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो दीपांशु, जिन्होंने नीचे का ले रखा है, ट्रेडिंग के नज़रिए से निकलना चाहिए। एक पिवट है यहाँ पर 349 के अराउंड का, 19 स्तरों के अराउंड चल रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग्स हैं, लॉन्ग में से निकलने की राय है, और एग्रेसिव ट्रेडर्स 355 के ऊपर के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ सेल साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं 332 से लेकर 336 के टारगेट के लिए। 332 और 336 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको आज दिख सकते हैं। लॉरस लैब्स में आज आपको कमजोरी बढ़ी है। एक और स्टॉक जो आज कमजोर है, टाटा कम्युनिकेशंस। आज 3% का कट आपको टाटा कॉम के चार्ट पर दिख रहा है। एक बार हिमांशु जी से राय ली जाए। हिमांशु जी, टाटा कॉम जरा देखिए, थोड़ा धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। आज तो 3% है, डेज लो पर ट्रेड कर रहा है सर। दीप, एक बड़े मूव के बाद यहाँ पर एक थोड़ी सी कंसोलिडेशन देखने को मिली। इनफैक्ट ओवर अ वीकेंड कुछ एक्विजिशन की खबर थी, उसके बाद भी स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आया। शॉर्ट टर्म में मुझे ऐसा लगता है कि 1510 रुपए एक अच्छा सपोर्ट और एक पहला सपोर्ट लेवल है। जब तक स्टॉक उसके ऊपर बना हुआ है, कोई ऐसी बड़ी गिरावट तो यहाँ पर नजर नहीं आती। तो लगता है कि 1510 रुपए के आसपास से वापस से स्टॉक में सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हैं तो 1500 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। तो ये है आपके लिए टाटा कम्युनिकेशंस, जहां पर रखनी है आपको नजर। ओके, थोड़ी मुनाफा वसूली इस पर चल रही है, बट बाजार की जो तेजी आई है इसमें बड़ा योगदान रहा है एफपीआईज का। लगातार भरोसा उनका रहा है। कहां पर भरोसा रहा है, किस तरह के इन्फ्लोज आ रहे हैं, जरा एक बार समझा जाए। कुशल थोड़ी रिसर्च करके लाए। कुशल बताइए। बिल्कुल, तो जून महीने का अगर आप आंकड़ा देखेंगे एफपीआईज का, तो वो अब 10 महीनों की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिखा है। इसके पहले करीबन 51,000 करोड़ रुपए यहां पर एफपीआईज ने डाले थे अगस्त 2022 में, पर अब आप देखिए यहां पर ये 10 महीनों के उच्चतम स्तर पर एफपीआईज करीबन 47,148 करोड़ रुपए इन्होंने निवेश किए हैं। लगातार 4 महीने से ये आंकड़ा पॉजिटिव साइड पर है और लगातार ग्रोइंग भी है। मार्च महीने में लगभग 8,000 करोड़ रुपए एफपीआईज ने इन्फ्लो किया था, उसके बाद अप्रैल में 11,600 करोड़, मई महीने में 43,838 करोड़, और इस बारी जून में 47,000 के पार यह आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर जनवरी से लेकर अब तक, यानी कि वाईटीडी आप देखिए तो एफपीआईज की तरफ से 76,400 करोड़ से ज्यादा का इन्फ्लोज ऑलरेडी आ चुका है। जनवरी और फरवरी में चाइना की जिस तरह की रीओपनिंग होती हुई दिखी थी, थोड़ा इन्फ्लोज वहां पर ज्यादा जाता हुआ दिखा, इसलिए यहां पर आउटफ्लोज हो गए थे। बट उसके बाद कंसिस्टेंटली इंडिया जो है एक हिसाब से टॉप चॉइस आप कह सकते हैं बनता हुआ नजर आ रहा है। यही नहीं, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी बात करेंगे तो उनके अनुसार भी जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो इस दशक में सबसे ज्यादा मजबूत रह सकते हैं, और साथ ही जिस तरह से एशियन मार्केट्स में भारतीय जो करेंसी है वो मजबूती, वो स्थिरता दिखा रही है, उससे भी एक स्टेबिलिटी एफपीआईज के लिए बनती हुई दिख रही है। स्टेबल मैक्रो एनवायरनमेंट के चलते ही भारत अभी भी काफी सारे एफपीआईज के लिए एक टॉप चॉइस बना हुआ है, और लगातार आप इसी वजह से देख रहे हैं कि भारतीय बाजारों में जिस तरह की तेजी का मोमेंटम अब बना है, वो इंडिकेशंस यही है कि आगे चलकर भी एफपीआईज यहां पर बुलिश ही रहने वाले हैं। बुलिश रहने वाले हैं, लग तो यही रहा है जिस तरह से इन्फ्लोज आ रहे हैं। चलिए बढ़िया है, और रोज हम डेटा की एनालिसिस भी करते हैं, और बढ़िया खरीदारी का आंकड़ा रहा है। कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स में भी उन्होंने बड़ी बड़ी खरीदारी करी है। अच्छा ट्रेंड है बाजार के लिए। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, एक स्टॉक बाय का स्टॉक अभी रडार पे आया है जिसका अभी भाव चल रहा है 64 रुपए 25 पैसे, 64 रुपए 30 पैसे।
64.20 64.30 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक, J&K बैंक। ये स्टॉक बहुत लोअर लेवल से हम रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं और स्टॉक के अंदर अब ब्रेकआउट है। स्टॉक 2019 मई 2019 के हायर लेवल्स पे आ चुका है। एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है। रिसेंट का स्वीगाही ब्रेकआउट है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि J&K बैंक के अंदर यहां से जल्दी ही आने वाले कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में 10 से 15 टके का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 61 रुपए 62 रुपए के पास है, तो 62 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के J&K बैंक में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट 68 रुपए का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा 72 रुपए का। तो 68 रुपए 72 रुपए ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए J&K बैंक में यहां पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 62 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, 62 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करिए। J&K बैंक हमारे तो रेडार पर है ही और जबरदस्त मूव आ रही है अनिल जी। जब से ट्रैक करना शुरू, आई थिंक डबल से ज्यादा 24 रुपए से 24 रुपए से हमारे रिकमेंडेशन में, और हमारा टारगेट 70 रुपए का पहला टारगेट, उसके बाद 90 से 100 के टारगेट में, तो 70 के करीब तो पहुंच ही रहा है। यहाँ से तो ऑलमोस्ट 70 की जिम्मेदारी लगा ली है आपने ऑलरेडी सुमित जी ने। कर ली है। उसके बाद 90-100 रुपए तक के भी टारगेट है। तो जम्मू कश्मीर बैंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। और ये जो आज सारे है ना छोटे छोटे सरकारी बैंकों में फिर से खरीदारी आई है ना, वो बहुत बड़ी कमाल की। बैंक ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से कल सेठी साहब ने रिकमेंड किया था, आज भी रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है। सुबह SPL में बहुत सारे स्टॉक हैं दीप जो बढ़िया एक्शन में। जो सुबह हम बात कर रहे थे ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो अपडेट आया वो काफी मजबूत था, वो काफी मजबूत, और वहां से फिर बैंक्स में एक फ्रेश अप मूव आती है। बिल्कुल, सुबह बैंक ऑफ महाराष्ट्र आज पहला पिक था जो सुमित जी ने बाजार खुलने के बाद दिया है। और जरा एक बार बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक बार जरा सॉरी एक सरकारी बैंकों पर कुणाल जी की भी एक बार रिकमेंडेशन ली जाए। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैंने और राकेश जी ने भी अनिल जी जम्मू कश्मीर बैंक पर एक नहीं, दो नहीं, अनिल जी 3 बार 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी, और अनिल जी कश्मीर यात्रा से पहले दी। तो अनिल जी इसमें कोई मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, तो अनिल जी उसके पहले ही दी और लगातार स्टॉक पे अनिल जी तेजी बनी रही। आपकी भी इसमें लगातार खरीदारी की राय है, तो अनिल जी हम भी पूरी तरह सहमत है और जिम्मेदारी में अनिल जी हम दोनों भी शामिल हैं। कश्मीर यात्रा के पहले भी फिर बाद में भी, तो क्या मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट माना जाएगा? हाँ कुणाल जी। नहीं अनिल जी देखिए, आपने तो उस समय कहा भी था कि कश्मीर में चारों ओर आपको जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड नजर आए जी, तो अनिल जी आपने तो डिस्क्लेमर भी दिया था। एब्सोल्युटली, तो मतलब मेरी तो कश्मीर यात्रा के बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ा है, मतलब पहले से और ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ, मतलब गजब, मतलब पूरा एक छत्र साम्राज्य है, मतलब जिसे कह सकते हैं हम। गजब। चैनल चेक तो आपने किया है ग्राउंड पे? हाँ 100% वहाँ पर तो जम्मू कश्मीर बैंक का ही बोलबाला है पूरे कश्मीर में। मतलब हार्डली कोई दूसरे बैंक के ब्रांच, श्रीनगर वगैरह में 2-3 बड़े शहरों में 2-4 में दिख जाए अलग बात है, बाकी तो रिमोट में तो हर जगह आपको J&K बैंक दिखेगा। बिल्कुल, और परफॉर्मेंस भी जबरदस्त रही है इसकी। चोपड़ा साहब से भी पूछें। चोपड़ा साहब, अपडेट्स भी बढ़िया आ रहे हैं। एक बार फिर से पिछली तिमाही तो रिकॉर्ड वाली रही थी बैंकिंग स्पेस के लिए, इस तिमाही में भी अब तक जो अपडेट्स आए वो अच्छे रहे। क्या अप्रोच होनी चाहिए बैंक्स पर, PSU बैंक्स इन पर्टिकुलर, अगर आपको कोई पसंद आ रहा हो तो सर? दीप, मुझे 2-3 बैंक्स अभी अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहला मेरा पिक है यूनियन बैंक, जो करीब 75 रुपए पे भी ट्रेड कर रहा है। भारत सरकार का बैंक है, बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं और गाइडेंस भी मुझे लगता है कि ठीक ही थी, और इस तिमाही में भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। कासा डिपॉजिट्स भी बढ़ रहे हैं, तो यूनियन बैंक जो 75 के आसपास है, इसको मुझे लगता है कि 90-95 के लगभग जा सकता है। पहला पिक ये है। दूसरा है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक में भी मुझे इसी प्रकार का पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ से अच्छी खासी कम से कम भी 15 से 20% तक की तेज़ी मुझे लगता है कि इंडियन बैंक में भी होनी चाहिए। इसके अलावा तो फाइनली मेरा जो पिक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। ये तीनों बैंक्स बहुत ही शानदार फाइनेंशियल्स वाले बैंक हैं, और इन तीनों में मुझे लगता है आराम से 15 से 20% का अपसाइड मिल सकता है। तो यूनियन, इंडियन और बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार के तीनों बैंक्स हैं। लार्ज कैप्स नहीं है बट अच्छे बैंक्स हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बुक्स अच्छी। तो ये है आपके लिए PSU बैंक्स, छोटे PSU बैंक्स या मिड कैप PSU बैंक्स ले लिए। यूनियन बैंक चोपड़ा साहब को पसंद है, बैंक ऑफ इंडिया भी चोपड़ा साहब को पसंद आ रहा है, और कुछ बढ़िया टारगेट्स भी 90-95 के टारगेट्स आपको यूनियन बैंक में दिख रहा है। तो यहाँ से 20 रुपए की अपमूव आपको काउंटर में आती हुई दिख सकती है। अग्रेसिव व्यू बनाकर PSU बैंक्स पर आप नज़र बनाए रखें। अच्छा एक्शन इस पर आ रहा है।
फाइनेंशियल्स की हम बात कर ही रहे हैं, तो आज का जो स्टार है वो है आपके लिए बजाज फाइनेंस। ज़बरदस्त अपडेट आया है और उस अपडेट के बाद देखिए 7-7.5% की तेज़ी आई है बजाज फाइनेंस में। बजाज फिनसर्व भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। क्या कुछ बाजार ने ऐसे अपडेट में देखा जो इतना बड़ा छलांग लगाया है स्टॉक ने? आइए एक बार समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए क्या देख लिया बाजार ने यहाँ पर? तो दीप, आपको याद होगा 1-2 क्वार्टर पहले जब इस कंपनी के अपडेट्स आए थे तब स्टॉक की जोरदार पिटाई हुई थी और उसका कारण था कंपनी की धीमी होती हुई ग्रोथ। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे तो एक ग्रोथ जो है वो फिर से लौट आई है। सबसे पहले कस्टमर फ्रेंचाइजी अगर आप देखेंगे तो करीब 21% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। 6.03 करोड़ से बढ़ के 7.3 करोड़ पे आया है। और इस तिमाही में जो कस्टमर फ्रेंचाइजी है उसमें अब तक के सबसे बेहतर एडिशंस जो है वो देखने मिले हैं। ये सबसे पहली बात है। दूसरा, कंपनी का कुल AUM अगर आप देखेंगे तो 32% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ देखने मिली है। 2.7 लाख करोड़ के आसपास आया है। और तिमाही दर तिमाही अगर आप देखेंगे तो AUM में अब तक की सबसे बड़ी बढ़त जो है वो देखने मिली है 22,700 करोड़ के आसपास की। डिपॉजिट बुक अगर आप देखेंगे तो वहाँ करीब 46% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। एक ज़माना था आज से 2-3 क्वार्टर पहले अगर आप देखेंगे तो ये करीब 22% पे ग्रो होती थी। Q2 FY23 में 37% की बढ़ोतरी थी, उसके बाद 41% हुई, उसके बाद 45 हुई और अब अगर आप देखेंगे तो 46% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली। यानी कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ पे बढ़ोतरी जो है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है इस कंपनी के डिपॉजिट बुक का वो बढ़ते जा रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। एक जो दिक्कत की बात इस कंपनी के साथ थी वो था न्यू लोन्स बुक जो है उसमें पिछले 2 क्वार्टर्स के पहले आप देखते तो ग्रोथ धीमी हो गई थी। Q2 FY23 में 8% थी, Q3 FY23 में ये 5% थी और उसके बाद लोग संदेह कर रहे थे कि शायद इसमें कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे और नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन पिछले क्वार्टर में वो 21% पे आई, इस क्वार्टर में 34% पे आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेस में 61% की बढ़ोतरी थी, उसके बावजूद 34% के आसपास की बढ़ोतरी जो है न्यू लोन्स बुक में इस कंपनी ने डिलीवर की है और ये बाजार को काफ़ी पसंद आया है। ब्रोकरेज हाउस देखिए थम्सअप दिया है इनका ब्रोकरेज हाउस का भी यही कहना है कि कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी अच्छी है। ROA जो है इस कंपनी का वो ऐतिहासिक लेवल पे पहुंच चुका है और ROA बढ़ता है तो ROE भी साथ में बढ़ता है, याद रखेगा। लोन ग्रोथ को लेकर जो चिंता थी वो अब खत्म हो चुकी है, ये ब्रोकरेज हाउस का कहना है। इसके लिए CLSA ने अपग्रेड किया है। आउट परफॉर्मर से बाय का कॉल, टारगेट 6,600 से बढ़ा के 9,000। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल, टारगेट 8,500 से बढ़ा के 9,250 का किया है। तो अच्छा क्वार्टरली अपग्रेड है और सस्टेनेबल नजर आ रहा है, इसके लिए आप इस स्टॉक में तेजी देख रहे हैं। जबरदस्त अपडेट आया। पहले पता होता तो मैं स्टॉक ऑफ द डे में थोड़ी टारगेट बढ़ा के वही बोलने वाला था, मालूम नहीं था इतने बड़े बड़े अपग्रेड आए हैं। बहुत कम टारगेट। हाँ, तो मैंने रात को देखने के बाद मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया था। सुबह देखा नहीं कि इतने बड़े बड़े अपग्रेड आए, नहीं तो और जोर से भागता। ये तो पक्का पता था कि भागेगा जोर से, लेकिन इतना भागेगा ये नहीं सोचा था। गजब का एक्शन, बहुत बढ़िया अपडेट है। बिल्कुल सर। चोपड़ा साहब, इन लेवल्स पे भी खरीदेंगे बजाज फाइनेंस को? आई थिंक म्यूट है सर आपका ऑडियो। दीप, मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में जो बहुत अच्छा खासा रनअप हो चुका है, अभी भी बजाज फिनसर्व में स्टीम बाकी है। तो बजाज फिनसर्व में 1750 और फिर 1800 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी करी जा सकती है। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा मुझे लगता है वेट करना चाहिए। बेहतरीन कंपनी है, नंबर्स हैं, बट एक बार रनअप हो चुका है और जहाँ पे भी कोई कंपनी के चार्ट में कोई गैप छोड़ देता है, टेक्निकल गैप छूटा हुआ है, तो मुझे लगता है भरने आएगी दोबारा। और आपको यदि 7,000 के आसपास मिलता है या 6800 के आसपास मिलता है तो बेहतरीन लेवल है खरीदने के लिए। मगर अब बिल्कुल भी ना खरीदें, वेट करिए, जब करेक्शन में आपको मिले नीचे तब खरीदिए। ओके, तो बजाज फाइनेंस खरीदिए बट इन लेवल्स पे नहीं, थोड़ा करेक्शन आने दीजिए। अब थोड़ा रनअप काफ़ी शार्प हो चुका है, बट नॉनदलेस आज तो स्टार परफॉर्मर है। सुबह के सारे टारगेट्स अनिल जी के भी आ गए और उसके बाद भी आप देख रहे हैं स्टॉक आपको तेजी में ही दिख रहा है। आइए, जय ठक्कर भी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं, करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून। पहले तो बधाई, जो सुबह बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदवाया था, जबरदस्त मूव उन लेवल्स के बाद हमने देखा बाजार में आती हुई दिखी। शार्प स्पाइक आया, नया हाई भी बनाया बैंक निफ्टी में, तो उस कॉल का पहले अपडेट दें। जी दीप 45,000 के स्पॉट लेवल्स के आसपास हम लोग देख रहे थे कि 45,000 45,020 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट देखने मिलेगा बैंक निफ्टी में।
एंड 230 टू 40 रेंज में रेकमेंड किया था, लो आज का है 229 के 27 का। तो एग्जैक्टली वही लेवल से दीप एक रिवर्सल बैंक निफ्टी में देखने मिला, एटलीस्ट इन द लेवल्स ऑफ 45,655। तो वहाँ से लगभग 650 पॉइंट का एक अपमूव हमें आते हुए देखने मिला बैंक निफ्टी में, और ओवरऑल बैंक निफ्टी पोजीशन भी बुलिश ही है ओवरऑल। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब इस लेवल्स पर इन अ क्लोजिंग सेशन डेफिनेटली मैं बाय ऑन डिप्स रेकमेंड नहीं करूँगा, बट आई वुड से दैट कि 45,000 के सपोर्ट के तो नज़दीकी है। तो स्ट्रैटेजी इस तरह से होनी चाहिए अभी कि आप 13 जुलाई की एक्सपायरी का दी 45,800 के स्ट्राइक का आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन खरीदे बैंक निफ्टी का 13 जुलाई का, जो आपको भी मिलेगा 153 रुपये पर। सो 153 पर खरीदे 45,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 13 जुलाई का। देखिए दीप, नियर टर्म में ये वीकली एक्सपायरी में 45,500 एक रेजिस्टेंस है, जो पार हो गया तो डेफिनेटली फिर आपको 45,800 46,000 तक के लेवल्स देखने मिलेंगे। अदरवाइज यू कैन सी एन एक्सपायरी एटलीस्ट इन दिस रेंज ऑफ 45 टू 45,500, बट निकल जाता है तो डेफिनेटली ये वाले वीकली ऑप्शन में 13 जुलाई के ऑप्शन में भी आपको प्रॉफिट तो हो ही जाएगा अगर अभी ब्रेकआउट आ गया तो। अदरवाइज आप बने रह सकते हैं ट्रेड में एटलीस्ट इन नेक्स्ट वीक, बिकॉज यहाँ पे जो स्टॉप लॉस डीप लगाना होगा, थोड़ा सा मैं डीप दे रहा हूँ। आपने 153 पर खरीदा है डीप, यहाँ पे आपको 48 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, राइट। एंड टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट विल बी 272 272, एंड सेकेंड टारगेट कम्स टू 367। सो 272 367 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे 13 जुलाई की एक्सपायरी का 45,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। तो ये है जय की तरफ से सीधा आप 45,800 के कॉल ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ से करीब 500 पॉइंट दूर है 45,800 का लेवल, बट थोड़ा इसे खरीद कर चलें। और अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, ना कि इस हफ्ते की, अगले हफ्ते 13 जुलाई की एक्सपायरी का ये आपको कॉल ऑप्शन खरीद कर चलना है। भरोसा है यहाँ से बाजार और बड़ी छलांग लगाने को है तैयार। बट आपको कल के लिए क्या तैयारी करके जाना है? कल होगा मिड वीक सेशन, उससे पहले आज की तेजी के बाद कैसे रहेगी बाजार की चाल, पोजीशन कैरी करें या नहीं, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी में। सर, कल अमेरिका से तो कुछ क्यूज नहीं आएंगे क्योंकि आज शाम अमेरिकी बाजार बंद हैं। यूरोप में बहुत ही सुस्त कारोबार चल रहा है, कच्चा तेल थोड़ा एक्शन में है, थोड़ा रुपया आज कमज़ोर हुआ है, अदरवाइज कुछ ऐसे बड़े संकेत नहीं है और कोई ऐसा बड़ा डेटा भी आज शाम आपके लिए कुछ खास नहीं आने वाला। आई थिंक जो फेड बैठक के मिनट्स हैं वो शायद आज जारी होने वाले हैं, तो उस पर एक नज़र रहेगी, अदरवाइज कुछ ऐसा बड़ा आने वाला नहीं है। क्या करके जाना है सर? दीप, वैसे तेजी की पोजीशन है तो आप माफ़ कीजिएगा, आराम से होल्ड कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर फ्रेश पोजीशन आपको बनानी है तो कल के लिए बना लें, क्योंकि जहाँ पर आप बंद हो रहे हैं लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है जी। किसी भी लिहाज से आप कमज़ोर नहीं है निफ्टी में। 19,400 के बेहद करीब बंद हो रहे हैं। 19,300 19,250 कल अगर मिले आपको तो और खरीदारी करने का आपका मन होना चाहिए, न कि स्टॉप लॉस लगाने का। इस कंडीशन पर आप अपनी तेजी की पोजीशन लेकर जा सकते हैं 19,500 के टारगेट के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी पहुंचा है आपका कहाँ, एक बार जरा देख लूँ, 45,250। बैंक निफ्टी उतना मजबूत नहीं है, लेकिन 45,000 45,150 की रेंज में अगर कल मिले तो आप और ऐड करेंगे, इस कंडीशन पे खरीद सकते हैं, या जो है उसे 45,000 के नीचे का स्टॉप लॉस समझकर आप होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 45,350 45,500 45,650, ये 3 टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो अभी तक तो माहौल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 3 दिन बाद लगातार चौथे दिन आज हमने रिकॉर्ड जरूर बनाया है, लेकिन पहली बार दिन के दौरान थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर नीचे, नहीं तो 3 दिन से आपको वन साइडेड मूवमेंट दिन के हाई पर जाकर दिख रहा था, आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो ये चाल अब जो बाकी बन रही है वो अच्छी है। हमेशा बाजार ये करता है 400-500 पॉइंट का एक मूव बनाकर थोड़ा कंसोलिडेशन होने की कोशिश करता है, थोड़ा वक्त बिताता है जी, वो होता है हाँ। और वो एकदम सही लेवल पर यहाँ पर आ गया है, वो बढ़िया है। तो आप सेलेक्टिवली खरीदारी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सिलेक्टिवली खरीदारी करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन है कैरी फॉरवर्ड करें, और जो पोजिशनल टारगेट है अनिल जी के बाजार पर वो तो फिलहाल आपको इंटैक्ट दिख ही रहे हैं। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ और काउंटर्स हैं जहां पर जल्दी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए। वागले साहब, डॉक्टर रेड्डीज में एक मूव आई थी और वो मूव सस्टेन कर रही है सर, एक बार जरा देख लें, इस पर कोई ट्रेड बनता है बीटीएसटी के हिसाब से?
दीपांशु बिल्कुल बनता है, लेके जाना चाहिए। मेरा मानना है डॉक्टर रेड्डी काफ़ी हफ्तों से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, कल गैप अप ओपन होना चाहिए अगर सेल ऑफ नहीं आया मार्केट में, जो मेरा मानना है ऐसा कोई संकेत नहीं है। मेरे डॉक्टर रेड्डी के पोजिशनल टारगेट्स 1 या 2 दिन के 5310 के आसपास के हैं, तो यहाँ से भी एक मैं 100-150 रुपये की अप मूव देख रहा हूँ। कल भी आपको 5220-230 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। और दीपांशु मेरे लिए एक बिगुल अगर आप अलाउ करेंगे तो। बिल्कुल सर, बिगुल भी तैयार है। आइए वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु पहले तो ये मेरे पोर्टफोलियो में है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है। इसका जिक्र हमने परसों या 2 या 3 दिन पहले सन फार्मा ये स्टॉक है, हमने 102225 में बात किया था। वो ऑलरेडी 31 रुपये की मूव दिया है। कल इसमें थोड़ा सा कंसोलिडेशन था, आज इसमें एक फ्रेश मूव की शुरुआत है। मेरा 1100 का टारगेट है, इसको मैं 1120 तक के रिवाइज करता हूँ। और मेरा मानना है कल और परसों में, अब शायद कल के दिन में ये 1100-1120 तक जा सकता है। करंट भाव पे आप 10 रुपये के स्टॉप लॉस से ले और 50 से 60 रुपये का इसमें रिवॉर्ड है। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन। ओके, तो ये है वागले साहब की तरफ से सन फार्मा, ओल्ड फेवरेट है उनका। खरीदारी इस पर आप करके चल सकते हैं और एक्शन में काउंटर आ सकते हैं। डेज हाई पर है, तो रेड्डीज की अभी हमने बात करी, वो भी डेज हाई पर है। सन फार्मा भी आपको डेज हाई पर आते हुए दिख रहा है। दोनों फार्मा दिग्गज एक्शन में। सिप्ला में भी थोड़ी खरीदारी हो रही है। फार्मा और हेल्थ केयर जोड़ दें तो फिर अपोलो हॉस्पिटल्स भी इस समय थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है। तो फार्मा में भी थोड़ा मोमेंटम आ रहा है जैसे जैसे हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। एक और स्पेस जहां पर आपको थोड़ा रोटेशन दिखेगा। चुनिंदा डिफेंसिव्स और हाई बीटा दोनों की तरफ से आज आपको अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। चलिए, तो ये तो रहा आपके लिए फार्मा पर राय इस समय वागले साहब की तरफ से आ रही है। जय की तरफ से भी एक ट्रेडिंग कॉल है तैयार, आइए चलते हैं उनके पास। जय का जैकपॉट। बताएं जय। बिल्कुल दीप मेटल्स में से जिंदाल स्टील, इसका आप 610 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। ये आपको मिलेगा 24 रुपये 80 पैसे, 25 रुपये ये रेंज में। सो इसको खरीद कर चलना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस दीप होगा 17.60, 17 रुपये 60 पैसे पे आप एक स्टॉप लॉस लगाइए। एंड टारगेट्स जो दीप ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, द फर्स्ट टारगेट इज 33 रुपये का पहला टारगेट है एंड 38 रुपये का दूसरा टारगेट है। 33 एंड 38 ये दो टारगेट्स के लिए जिंदाल स्टील का 610 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। यहाँ पे जबरदस्त एक ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग रेंज। एंड दीप ऊपर 600-605 के ऊपर ये स्टॉक अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स हेडिंग टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 630, 635। सो इन वेरी नियर टर्म एक अच्छा खासा मूव आपको जिंदाल स्टील में आते हुए देखने मिल सकता है। तो जिंदाल स्टील JSPL 610 का कॉल खरीदें। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी की तरफ से भी सेम कॉल आपको आते हुए दिखा था, तो बड़ा मोमेंट आपको यहाँ पर आते हुए दिख सकता है। JSPL कंसेंसस व्यू हिमांशु जी और जय ठक्कर दोनों की तरफ से आ रही है। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। आज की जो बड़े न्यूज़ मेकर्स थे उस पर एक बार जरा चोपड़ा साहब की भी राय ले ली जाए। चोपड़ा साहब, HDFC बैंक ओवर द वीकेंड मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया और उसके बाद ही इमीडिएटली अब IDFC फर्स्ट बैंक भी मर्जर की तरफ जा रहे हैं। कैसे देखना है सर इस डेवलपमेंट को? दीप, मुझे लगता है IDFC बैंक खास करके एक अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट रहा और हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी इसमें बनी और निचले स्तरों से जब ये भागा। मगर अब अगर आप फ्रेश बैंक की बात कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। दोनों में वेट करना चाहिए। इनका मर्जर का रेशो भी आ चुका है। आई थिंक पोस्ट मर्जर ही और थोड़ी करेक्शन के बाद ही मैं कोई इसमें कोई व्यू दे सकता हूं। मगर दोनों ही IDFC और IDFC बैंक ने बहुत अच्छा रनअप दिखाया है और अब फिलहाल एंट्री तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। अब एंट्री बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे चोपड़ा साहब। पर जैसा आज सुबह हम बात कर रहे थे और फिर वैद्यनाथन साहब से भी हमने बात करी, IDFC के शेयर होल्डर्स के लिए थोड़ा बेटर है ये रेशियो। और सुबह के जो टारगेट्स हैं अनिल जी के, वो IDFC लिमिटेड पर वो आपके लिए हिट भी होते हुए दिखे। यहाँ पर भी रखिएगा नज़र।
अब एक्शन कैसा रहता है कल के बाजार में। क्विक व्यू एक दो और स्टॉक्स पर ले लेते हैं इससे पहले कि हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ें। आज के कुछ जो और विनर्स रहे हैं उस पर एनटीपीसी, बंसल जी आज भी अच्छे मोमेंटम में था आपकी और कुणाल जी की तो पिक है भी। एनटीपीसी पर कोई बीटीएसटी कॉल दिखता है सर? 1.5% ऊपर बंद हो रहा है डेज हाई पे। जी दीपांशु, टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अच्छा है और जिस तरीके से आप देखें अपने नए हाइस पे बंद हो रहा है, तो जिनके पास है दीपांशु होल्ड करने की राय है। दीपांशु बीटीएसटी के लिए मुझे हीरो मोटर कॉर्प अच्छा विकल्प लग रहा है, तो बीटीएसटी करना है तो हीरो मोटर कॉर्प टीसीएस की तरफ रुख करना चाहिए। एनटीपीसी जिनके पास है होल्ड करें। ओके, एनटीपीसी है आपके पास तो होल्ड जरूर करिए। स्टॉक में अच्छा मोमेंटम दिख रहा है आज क्लोजिंग में जाते हुए। तेजी का चौका इतिहास में अब कुछ नए लेवल्स दर्ज हो गए हैं इंटरडे लेवल्स पर भी, और आज फिर से आप क्लोजिंग हाई भी देखने वाले हैं, स्पेशली निफ्टी पर और बैंक निफ्टी तीनों पे दिखना है। सेंसेक्स पे दिखना है 300 पॉइंट ऊपर, जिस लेवल पे खुला था सेंसेक्स उस पर आपको क्लोजिंग के लिए जाते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा मिड कैप शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग आई है मिनटों में। लाल निशान में बड़े दिनों बाद मिड कैप इंडेक्स बंद हो रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने तो आज फिर से आई बनाया है, तो यहाँ पर तो अभी भी तेजी के साथ ही ट्रेड होता दिख रहा है। मिड कैप शेयरों को थोड़ा छोड़ दें, वो भी चुनिंदा मिड कैप शेयर थोड़े कमजोर हुए हैं, उस वजह से थोड़ा इंडेक्स नीचे आया। अदरवाइज आपके लिए तेजी का माहौल अभी भी बरकरार है। स्टार आज का बजाज फाइनेंस 7.5% ऊपर, बजाज फिनसर्व 5.5% ऊपर, हीरो मोटोकॉर्प 5% ऊपर। आईटी का पूरा योगदान था, टेक महिंद्रा लीडरशिप दिखा रहा था, टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक में भी खरीदारी रही। साथ ही फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी सिप्ला, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी। थोड़ी खरीदारी एसबीआई, आईटीसी, एचडीएफसी लिमिटेड में भी आपको आती हुई दिखी है। कोटक, अपोलो हॉस्पिटल्स, अदानी पोर्ट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये भी आपको मोमेंटम में दिखे। 12 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज कर रहे हैं। आइशर मोटर्स 6% का कट, भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, ग्रासिम में थोड़ी कमजोरी रही। एक्सिस, रिलायंस, इंडसइंड, टाटा स्टील, ये थोड़े काउंटर्स कमजोर थे। मारुति, एमएनएम में भी आपने सुस्त एक्शन देखा है। आईसीआईसीआई बैंक सपाट बंद होते हुए दिख रहा था। वायदा कारोबार की तरफ आइए। पीएनबी बढ़िया एक्शन इस पर था। फेडरल बैंक अच्छी खरीदारी, कैनफिन होम्स, जेएसपीएल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी लिमिटेड, एलएनटी टेक, एम्फेसिस, यहाँ पर आपने बढ़िया खरीदारी देखी है। गिरावट आपको दिखी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, एलएनटी फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, आरती इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल्स, एस्ट्रल, पीरामल, लॉरस, अशोक लेलैंड, इंडस टावर्स और सिंजीन, यहाँ पर आपको कमजोरी दिखी। बट ब्रॉडर मार्केट में कई सारे मिड और स्मॉल कैप काउंटर्स थे जहां पर आपको एक्शन आज भरपूर होते हुए दिखा है। एस्टर डीएम हेल्थकेयर 16% ऊपर बंद हो रहा है। एफडीसी 8% की तेजी, टाटा टेली 7.5% का उछाल, शिल्पा मेडिकेयर 5.5% ऊपर, पूनावाला फिनकॉप जिसकी भी बात हो रही थी, ज्योति लैबोरेटरीज, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, यहाँ पर भी एक्शन दिखा आपको। लाओपाला, रैडेको खेतान, केआरबीएल और बायर क्रॉप साइंसेज, यहाँ पर भी आपको बढ़िया मूव आती हुई दिखी। बताइए अनिल जी, एक और रिकॉर्ड वाला दिन और एक और रिकॉर्ड क्लोजिंग वाला दिन भारतीय बाजार में। बिल्कुल, हम सभी को बधाइयाँ, क्योंकि लगातार चौथे दिन भारतीय बाजारों ने बनाया है इतिहास। लाइफ टाइम हाई बनाया दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। इतिहास में जो आंकड़ा दर्ज हो चुका है वो मैं आपके सामने रख दूं, 19,434, ये है वो लेवल जो लाइफ हाई के तौर पर आ चुका है, और वहाँ से 40 पॉइंट नीचे आप बंद है निफ्टी पर। लेकिन बैंक निफ्टी पर 45,655 का हाई बनाया, 45,225 के आसपास हुई क्लोजिंग 120 अंकों की तेजी के साथ, और सेंसेक्स 65,672 का हाई बनाकर 65,490 के आसपास बंद होता है। फाइनल क्लोजिंग आएगी आपकी लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आने की संभावना है। आइए देख लेते तब तक बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर क्या है फोकस। अगर सिबिल स्कोर खराब है तो लोन मिलने में होती है दिक्कत, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में नौकरी लेने के लिए भी आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हमारी बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी IBPS ने बैंकिंग प्रतिभागियों के जरूरी योग्यताओं में सिबिल स्कोर को भी जोड़ दिया, यानी कि जिसका सिबिल स्कोर 650 से कम हो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। आज शाम इसी पर करेंगे हम चर्चा 6 बजे। बैंकिंग जॉब्स का क्या है कनेक्शन सिबिल से और ऐसा क्यों किया गया है, प्रतियोगी छात्रों की काबिलियत ज़्यादा अहम है, फाइनेंशियल हिस्ट्री उससे ज़्यादा अहम है, इसे दायरे में लाना कितना सही है कितना गलत, इसी पर करेंगे बातचीत। बैंक की नौकरी सिबिल क्यों ज़रूरी, इन पर हम हमारा साथ देंगे आज बलदेव प्रकाश साहब जो MD और CEO जम्मू कश्मीर बैंक के, मुकेश गुप्ता साहब सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, और साथ ही साथ नीतू सिंह जो कि फाउंडर और डायरेक्टर है। इनसे हम करेंगे मुलाकात, KD कैंपस से इन तीनों एक्सपर्ट से होगी हमारी मुलाकात। आइए इसके बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। पिछले महीने म्यूचुअल फंड में SIP की जगह
निवेश का नया रिकॉर्ड बना, मगर सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में निवेश करने के पहले साल में 50% और दूसरे साल में 23% यूनिट्स रिडीम भी हुए हैं। साथ ही पिछले कुछ समय में कई ऐसे निवेशकों ने अपनी SIP भी रोकी, जिससे खराब रिटर्न और म्यूचुअल फंड की मिस सेलिंग बड़ी वजह भी शामिल है। आज समझेंगे SIP रोकने की बड़ी वजह क्या है फायदे, क्या है नुकसान, और अगर गलत फंड में फंस गए तो क्या करें, लंबे अवधि के लिए फंड कैसे चुनें। 6:30 बजे देखिए मनी गुरु में SIP स्टॉप तो निवेश फ्लॉप। हमारा साथ देंगे मोहित गांग साहब, CEO मनी फ्रंट, और विकास पुरी साहब, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के। इन दो खास मेहमानों से करेंगे हम आज मुलाकात। एलन मस्क ने ट्विटर यूजर्स को एक बार फिर से चौंका दिया है। दरअसल ट्विटर ने पोस्ट पढ़ने की सीमा तय कर दी है। नॉन वेरीफाइड यूजर अब एक दिन में 1000 ट्वीट ही पढ़ पाएंगे, और वहीं वेरीफाइड यूजर्स भी अनगिनत ट्वीट नहीं पढ़ सकेंगे, वहाँ भी लिमिट होगी। इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी आज यही होगी। ट्विटर के अजीब नियम का आधार क्या है, पूरी दुनिया में इस नियम की क्यों हो रही है आलोचना, और क्या ये बदला जाएगा, देखिएगा जरूर। ट्विटर यूज़र पर फिर हंटर, रात 8 बजे हमारी कवर स्टोरी, और इसके अलावा देश दुनिया की सारी खबरें तो आपके लिए होगी। फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं 66 अंकों की मजबूती के साथ 19,389 ये वो लेवल जहां पर बंद होता हुआ बाजार। निफ्टी बैंक लिफाफा लेवल 45,301 पर 143 अंकों की मजबूती के साथ 1% ये भी मजबूत है। सेंसेक्स इन दोनों से बेहतर 274 अंक मजबूत 479 पर बंद होता हुआ। ये है आपके लिए आज की फाइनल क्लोजिंग। ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन दिन के दौरान और क्लोजिंग बेसिस पर नए रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला आज भी बरकरार रहा। विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी वागल साहब का भी शुक्रिया और धन्यवाद। चोपड़ा साहब और जय ठक्कर साहब का भी आज हमारा साथ देने के लिए क्लोजिंग शो में। कल सुबह आप सबसे बहुत बहुत मुलाकात होगी फिर से। एंजॉय योर इवनिंग। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए।